गूगल के अपेयर करना, हाउ वाज द प्रोसेस, हाउ वाज इट? In February 2020, I got a mail from a recruiter saying from a Google recruiter saying कि you should apply for the software engineer role. May-June 2020, I got a mail कि Google is. उसके बाद जब रिजल्ट आया तो किस मोड पे आया था, और मतलब उसके बाद मूवमेंट कैसा था? बट खुशी तो होता है, तुम्हें भी होगा और तुमसे ज़्यादा तुम्हारे फैमिली को होगा या तुम्हारे आसपास के लोगों को, तुम्हारे दोस्तों को होगा, तो खुशी ज़्यादा होता है। एंड मेल चेक किया था रैंडमली एंड लाइक 1 minute अगो मेल आया कि 1 minute बाद मीटिंग है विद द रिक्रूटर। Hello and welcome everyone to our YouTube channel Nurtures. So today we have with us best of the best. वो लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने अपने तरफ से, अपने जगह से बेस्ट अकॉम्प्लिश किया है, ठीक है। तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन वी हैव दिव्यांशु पांडे भैया एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन वी हैव पुनीत राय भैया विद अस। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। तो लेफ्ट साइड पे दिव्यांशु भैया, तो ही इज अ CSC ग्रेजुएट फ्रॉम BIT मेसरा और ही इज अ मास्टर एट कोड फोर्सेस। तो जिसको रैंकिंग का नहीं पता, तो वो रैंकिंग ऐसा है कि पहले आप न्यूबी होते हैं, पीपल, अप्रेंटिस, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, कैंडिडेट मास्टर, फिर मास्टर। तो एक बहुत लंबा फीट है ये। फिर ही इज अ 6-star कोडर ऑन कोडशेफ. He has been an intern at Walmart and he has currently got job offers from Google and Walmart. And continuing right side of the screen में हमारे साथ है पुनीत भैया, ठीक है। तो he is an IT graduate. He has been an intern at Microsoft and currently he is interning at Instabase और वो भी कोडशेफ में 6-star max and कोड फोर्सेस में कैंडिडेट मास्टर and he has been offered jobs from Microsoft and Google. पहला क्वेश्चन जो एकदम बेसिक क्वेश्चन बनता है कि जब मैंने कॉलेज एंटर किया था, आप लोगों ने भी कॉलेज एंटर किया था आज से 4 साल पहले, तो उस टाइम में बहुत इमेच्योर सर रहते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत अनरियलिस्टिक शायद एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मेरी तो थी, और लेकिन फुल ऑफ एनर्जी भी रहते हैं। तो एक स्टेडी और स्लो प्रोसेस होता है ग्रास्पिंग और इंडिपेंडेंस का, और फिर बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है धीरे धीरे। तो आप इसका एक मतलब कंपैरिजन अगर बताएं कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज और आपका जो अभी प्लेसमेंट लगने के बाद जो भी आपका माइंडसेट है, तो उसमें क्या एक डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग विद पुनीत भैया, आप अगर इस पे लाइट शेड करें तो। फर्स्ट ईयर वाज लाइक कुछ पता नहीं था क्या करना है। मेरे को पहले से भी कोडिंग आती थी। व्हेन आई केम टू कॉलेज, आई थिंक फर्स्ट सीक्वेम हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहे थे। देन आई रियलाइज ओके, देयर इज अ होल वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। सो उन सब का पता चला, वहां से स्टार्ट किया। एंड राइट नाउ अभी ये रियलाइज हुआ कि कॉम्पिटिटिव एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स जितने तुम पढ़ोगे एडवांस एंड ऑल, वो कभी एप्लीकेबल होते नहीं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। So there is the whole different world of development and all those things जो real world problem solve करने में होती हैं। And obviously like data structures ये सब are very important, but yeah, development भी है, वो भी है। तो काफी ज्यादा चीजें हैं in terms of coding। अभी मुझे ये realize हो गया। फर्स्ट ईयर में लगता था okay, there is competitive programming if that is it। हाँ भैया, तो फिर भैया दिव्यांशु भैया, इस पे आप भी थोड़ा कुछ लाइट शेड कीजिए। Okay, मेरा भी एक्सपीरियंस लगभग सिमिलर रहा है। So when I came to college in first year, I had no prior experience of coding, so I did not know कि competitive programming क्या है या फिर data structures क्या है। तो फिर कॉलेज में कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, सीनियर्स करवाते हैं, तो उसमें पता चला कि data structures कुछ चीज़ है, competitive programming भी होता है। तो फिर I started solving some questions on CodeChef in my second semester, maybe a few questions a week, ऐसा कुछ। एंड देन जब समर वेकेशन हुआ फर्स्ट ईयर का, दैट इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कॉम्पिटिटिव सीरियसली। तब पता चला कि दिस इज अ वेरी वास्ट थिंग एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल टू कम्पीट विद। उसके बाद से आई हैव ट्राइड टू learn as much as possible and do a lot of programming। and then अभी का जब प्लेसमेंट के बाद का सिचुएशन है, तब again that is a similar kind of situation because कॉलेज में लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सब कुछ है, कि ये कर लिया तो प्लेसमेंट हो गया, एंड देन फिर लगा कि चलो अब पूरा प्रो हो गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब जॉब पे आओगे तो पता चलेगा कि और भी बाकी चीजें भी आनी चाहिए,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कॉलेज में नहीं सीखते हैं एंड वो हम लोग जॉब पे आकर के सीख रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो तुमको हेल्प करेगा बाकी चीज़ें सीखने में। दैट इज़ व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स काइंड ऑफ इट। तो हाँ भैया, तो मतलब एक बहुत ज्यादा गैप होता है, मतलब इसी पे ब्रेक डाउन होते हैं बात की, बहुत बड़ा एक नॉलेज गैप है। तो अगर एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल अगर मतलब माइंड में थॉट आता है कि अगर एक आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है दिव्यांशु भैया को, कि अगर आप बैक जा सकें और अपना प्रायर सेल्फ जो है 4 साल पहले जो बच्चा एंटर किया था उसको जाकर कुछ बोल सके, एडवाइस दे सके, तो क्या होगा, मतलब व्हाट वुड दैट बी? एडवाइस यही होगा कि शुरू से एक आइडिया होना चाहिए कि तुम जब कॉलेज में आ रहे हो तो क्या-क्या ऑप्शंस है तुम्हारे पास करने के लिए। सो यू कैन जंप इनटू कॉम्पिटिटिव, यू कैन जंप इनटू वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग। शुरू में जब आते हैं हम लोग कॉलेज तो कुछ आइडिया होता नहीं है, तो फिर ऐसा होता है कि जो भी कहीं से सुनने में आया हम लोग वो करने बैठ गए। हाँ तो हल्का सा पहले आइडिया होना चाहिए कि क्या-क्या फील्ड है और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है एंड देन आई वुड सजेस्ट कि एक्सप्लोर करो, डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करो एंड देन डिसाइड कि तुमको किसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो चीज़ शुरू में पता होना चाहिए हल्का-सा, क्योंकि होता क्या है कि समवन एडवाइसेस यू टू डू कॉम्पिटिटिव, यू डू कॉम्पिटिटिव, हाँ, समवन एडवाइसेस यू फॉर मशीन लर्निंग, देन यू गो इनटू मशीन लर्निंग। तो सही बात काफ़ी है। एक डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपीरियंस लो शुरू में एंड देन डिसाइड कि तुमको क्या करना है। ओके, तो पुनीत भैया सेम क्वेश्चन, अगर 4 साल पीछे जा सके, वो जो बच्चा एंटर किया था बीआईटी मेसरा में, उसको अगर आप कुछ बोल सको तो क्या होगा? I think जो दिव्यांशु ने कहा, it's pretty similar. Explore everything, get an idea of all the fields that there are. Yeah. ओके भैया, तो एक क्वेश्चन अभी ये है कि आप ये वो जो ट्रैक बताइए, जो एक मतलब परफेक्ट लीनियर ट्रैक जो आपने फॉलो किया, परफेक्ट तो नहीं होगा, लीनियर भी नहीं होगा, बट हाउ वुड यू डिवाइज इट टू बी लीनियर, कि अगर कोई उस पर वॉक करे तो आपने जो फील्ड जो अचीव किया है, और अगर कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा पर्सन, अ गर्ल, अ बॉय वांट्स टू अचीव द सेम, तो वो ट्रैक क्या होगा जो वो वॉक करे तो उस फील्ड पे पहुंच जाए जो आप लोगों ने अचीव किया? पुनीत भाई। See, there is no single field that anyone can follow. सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना लर्निंग कर्व होता है. तो everyone will have their own track, everyone will have their own path, right? But for juniors, I would suggest we start with competitive programming. बहुत लोग development में घुस जाते हैं starting में, but it's good. Like development is also very good, but competitive programming is something that will give you the building blocks of coding. That will teach you that how can you code, how do you think in terms of coding, and वो काफी important होता है. Once you have the grasp of that, उसके बाद development is not very difficult. काफी easily development में तुम जा सकते हो. So like start with competitive programming and also explore all the development fields and all other fields as well while you are at competitive. So first year, second year, like go with competitive programming and side में development practice, development देखो सारी, and then after that you can get into development or competitive programming, whichever suits you. ओके भैया, सो सेम क्वेश्चन दिव्यांशु भैया, कि अगर लीनियर ट्रैक, जैसे भैया ने तो बोला, पुनीत भैया ने, कि कोई लीनियर ट्रैक नहीं होता, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लर्निंग कर्व, बट स्टिल इफ यू वांट टू एडवाइस योर जूनियर्स कि अगर कोई अगर है जिसको सेम फील्ड अचीव करना है ऑफ कैंपस में गुड कंपनीज, तो कौन सा एक मतलब मिनिमलिस्टिक ट्रैक या मिनिमल बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगा, तो वो अगर आप सजेस्ट करें उनको? सो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट जो पुनीत ने कहा उसके बाद। तो होता क्या है कि शुरू में जब तुम लोग कॉलेज आते हो तो ये पता नहीं होता है कि कौन सा लैंग्वेज ले, कौन सा टेक सीखे, किसी का आइडिया होता नहीं है। कॉम्पिटिटिव क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तुम कॉम्पिटिटिव कर रहे हो तो यू पिक अ लैंग्वेज, इट कैन बी जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, कुछ भी। तुम जैसे ही उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तब धीरे-धीरे तुमको लैंग्वेज का आइडिया होना स्टार्ट होता है। जब एक बार किसी एक लैंग्वेज का आइडिया हो गया तो दैट इज़ काइंड ऑफ द बेस टू लर्न अदर लैंग्वेजेस एज़ वेल। तो कॉम्पिटिटिव से स्टार्ट करो, अपना बेसिक नॉलेज बढ़ाओ। सो द डेटा स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आर द सेम, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। बेसिक अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स इम्प्रूव करो एंड देन जब कुछ महीने हो गए या कुछ हफ्ते हो गए तब तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आई एम गेटिंग बेटर एट सॉल्विंग क्वेश्चंस, देन यू कैन जंप ऑन टू डेवलपमेंट फील्ड्स। ये जो आपने बात बोला भैया, तो उस पे एक चीज जो बहुत
मतलब आस्ट क्वेश्चन था कि कौन से लैंग्वेज से स्टार्ट करें, तो आपका क्या इनपुट होगा इस पे, या आपका कौन सा लैंग्वेज था वो भी बताइए। मेरा लैंग्वेज सी प्लस प्लस था। मोस्ट पीपल का सी प्लस प्लस होता है फर्स्ट लैंग्वेज, बट यू आर फ्री टू चूज। जावा भी अच्छा है, सी प्लस प्लस भी अच्छा है, पाइथन भी अच्छा है। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है लैंग्वेज चूज करने पे। बट मेक श्योर करो कि इफ व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, तो तुम जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो उस पर स्टिक करो। ऐसा नहीं कि सी प्लस प्लस भी सीख लो, जावा भी सीख लो, पाइथन भी सीख लो, साथ में नहीं होता है। जो स्टार्ट किए हो उस पर स्टिक करो, कुछ महीने उस पर काम करो, एंड देन यू कैन डिसाइड वट एवर यू वांट। पुनीत भैया, सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज आपका कौन सा था, और अगर आप सजेस्ट करें तो कौन सा होगा। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन थी। When I came into college, मैं competitive programming Python में ही करता था, but then senior suggested that Python is not very good for competitive programming, so I moved to C++. But in terms of language, I think start with C. C काफी important है to learn, and then you can move to C++. And again, as Divyanshu mentioned, कोई भी language गलत नहीं है, you can learn any language. And after some time, when you get good at a particular language, तुम languages को as a different languages नहीं देखोगे. Everything will be very easy for you. अगर तुम्हें Python में करना है, it will be like a day's job. Python आ जाएगी. So start with the language, stick to it. That's what I would say. ओके भैया, तो जैसे ऑफ कैंपस में एक मिथ है, हम लोगों के साथ तो है, तो ये क्वेश्चन आस्क भी किया है बहुत लोगों ने, कि जैसे फर्स्ट ईयर में सीजीपीए एक बहुत बड़ा, मतलब इट लुक्स लाइक समथिंग वेरी बिग, सीजीपीए, तो इसका कितना बड़ा रोल रहा है आपके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में, या फिर आप जहाँ पे भी बैठे हो इंटर्नशिप्स में, तो रोल ऑफ सीजीपीए क्या था, पुनीत भैया। CGPA is a very weird thing. Like होता क्या है कि every company has a bar कि हमें इतना ही CGPA के ऊपर will shortlist you. So you have to get to that bar at least. For example, एक कंपनी आई थी PayPal, that उसका कट ऑफ था 8, तो बहुत लोग नहीं दे पाए थे. तो I would suggest like at least keep your CGPA above 8 if you want to get all the opportunities. In terms of the selection procedure, I don't think CGPA plays a very huge role. At the end, अगर बहुत close call है दो candidates के बीच में, then they might look at their CGPAs, but overall they look at your data structure and problem solving and all those things. CGPA बहुत बड़ा role नहीं होता है selection process में, but yeah, it's a very important thing for the filtering process. So मेरे को तो लगता है भैया, पैंडेमिक के बाद सीजीपीए का वो जो एक रोल था, शायद वो धीरे धीरे अब ब्रेक डाउन हो जाएगा, कि लोग ज्यादा स्किल्स को वैल्यू करेंगे, क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि 9+ इज लाइक एवरीबडी कैन डू इट इजीली ऑनलाइन सेंस। तो भैया दिव्यांशु भैया, आपका क्या इनपुट होगा इस रोल ऑफ सीजीपीए। सो उतना ज़्यादा रोल नहीं है, बट अगेन यू शुड मेंटेन अ मिनिमम लगभग 7.5 या 8 जीपीए, क्योंकि कंपनी शॉर्टलिस्ट तो करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। बट जब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आता है किसी भी इंटरव्यू के बाद या किसी भी कोडिंग टेस्ट के बाद, तो वो लोग वहाँ पे सीजीपीए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है एक बार इंटरव्यू लैंड करने के बाद, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन तुम्हारा इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, फीडबैक, या फिर योर रेज्यूमे। So all these things are more important than CGPA, but try to maintain a decent CGPA. You don't need to be a topper कि 9.5 नहीं चाहिए मुझे, 8 भी बहुत है, 8.5 भी बहुत है। ओके भैया, तो बहुत वैल्यूबल इनपुट था ये। तो इसके बाद एक जो क्वेश्चन अराइज करता है ऑफ कैंपस में, कि जैसे मैंने बोला ऑफ कैंपस का एक बहुत बड़ा मिथ या मतलब हवा बन चुका है। हवा मतलब इन द सेंस कि बहुत बड़ा एक फीट मानते भी हैं और है भी, तो उसमें मतलब एक्स्ट्रा स्किल्स सबको लगता है कि बहुत रिक्वायर्ड है, मतलब हो सकता है कोडिंग से नहीं होगा, अगर मैं सिर्फ कोडिंग करूंगा तो नहीं होगा। तो व्हाट डू यू थिंक आर द एक्स्ट्रा स्किल्स, अगर रिक्वायर्ड हैं तो क्या है और कितनी है ऑफ कैंपस में टोटली, मतलब उस चीज को अगर मैं सोच रहा हूँ किसी कंपनी को एक्वायर करना, वहाँ पे जॉब लेना है मुझे, तो कौन सी है, कितनी है जो रिक्वायर्ड है, दिव्यांशु? अगर हम लोग कंपेयर करें ऑन कैंपस से, तो ऐसा ज़्यादा बहुत डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस ये है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग टू अ कंपनी, whether it's on campus or off campus, make sure कि you are good at one particular thing. Off campus में ज़्यादा important हो सकता है ये part, कि if you are good at competitive, तो be very good at competitive. अगर तुम्हारा Android development अच्छा है, तो be very good at Android development so that you can carry your interview forward based on the skill that you have.
ऑन कैंपस में हो सकता है कि CGPA भी एक रोल प्ले करता है, या डिफिकल्ट इंटरव्यूज ना हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑफ कैंपस में मेक श्योर कि देयर इज वन स्किल विच यू आर वेरी गुड एट, और बाकी सब you can be average and or you may not be familiar with those as well. मतलब multiple skills is not the target, mastery in one skill should be the target, कि मेरे को एक स्किल उसको मास्टर Yeah. करना है। पुनीत भैया आपके हाँ इनपुट। मतलब हाँ दिव्यांशु भैया प्लीज, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मतलब वही वही मैं बोल रहा था कि बहुत सारी चीजें सीख के उतना फायदा नहीं है। अगर तुम एक चीज सीख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम उसमें बहुत अच्छा सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो उस पर्टिकुलर चीज में, एंड व्हेन यू थिंक दैट यू हैव मास्टर्ड दिस थिंग तो तुम स्विच कर सकते हो फॉर डिफरेंट मोर टेक्नोलॉजीज। ओके सो पुनीत भैया आपके इनपुट्स। I would say the same thing, like एक skill, stick to one skill and उसमें mastery important है, because when interviewers ask you questions, it is based on what you have written on your resume. तो वो तुमसे वही skill पूछेंगे and they will go deep into it. So तुम्हें वो अच्छे से आना चाहिए. Apart from that, I would say some skills like communication and all वो भी काफी important रहता है, because when you are giving your interview, it doesn't matter how much you know. It's more important how much you can convey to your interviewer. So इसलिए इंटरव्यूअर को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या आता है. So communication is also one thing that you should focus on. कम्युनिकेशन पे भी बहुत क्वेश्चन आए थे भैया बच्चों से, उस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो आपने जैसे बोला रेज्यूमे का एक रेज्यूमे में इट रिफ्लेक्ट्स, इट शुड रिफ्लेक्ट, तो रेज्यूमे का कितना इंपॉर्टेंस, क्या रोल होता है ऑफ कैंपस में, और आपका क्या एडवाइस होगा विद रिस्पेक्ट टू रेज्यूमे? मतलब जो स्टूडेंट्स अभी 2K20 2K19 2K20 मोस्टली जिनको आइडिया नहीं है, दे वांट टू नो कि क्या आपका एडवाइस होगा और क्या रोल होता है रेज्यूमे का। पुनीत भैया प्लीज। ओके सो रेज्यूमे में लाइक एक मुझे इंटरनल चीज पता चली अभी, तो वो बताता हूँ. सो बेसिकली लाइक कंपनीज क्या करती हैं, व्हेन दे गेट लाइक 10,000 15,000 20,000 रेज्यूमेज एट वंस, तो वो एक एक का रेज्यूमे बैठ के पढ़ते नहीं है. एंड दिस इज समथिंग दैट काफी कंपनीज में होता है कि वो तुम्हारे रेज्यूमे को पार्स करेंगे और उसमें से की पॉइंट्स निकाल के दे विल सेलेक्ट यू बेस्ड ऑन दैट, लाइक they will filter you based on that sometimes, right? So resume ka you make sure that your resume is very clean, simple, like बहुत ज़्यादा graphics और ये सब नहीं है, because उसकी वजह से कई बार होता है कि parser उसको recognize नहीं कर पाता है, and then you might miss out on some things. Then like something I would suggest is keep like your resume a single page. एक अच्छा impact पड़ता है if you can keep it on a single page. बहुत लोग 2 पेज भी रखते हैं, but that's up to your personal choice. And then resume में like keep things simple and keep things that are important and you are very sure about that you know that thing. So अगर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए तुम्हें लगता है you are not very comfortable with this technology, I won't suggest कि तुम उसे resume में डालो, because the interviewer can pick any point from your resume and ask you question based on that. So अगर तुम्हें कोई चीज अच्छे से नहीं आती और वो पूछ लिया then problems हो सकती है, इसलिए जो भी है resume पे make sure तुम्हें अच्छे से आता है. ऐसे ही मेरा क्वेश्चन है भैया, मतलब मेरे को थोड़ा डाउट था कि अगर एक पेज का रेज्यूमे होगा तो ज्यादा छोटा नहीं लगेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो. मेरा तो एक ही पेज का है, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनका एक ही पेज का है. सो इट्स मतलब मेजर चीजें डालो, कीप योर मेजर अकम्प्लिशमेंट्स, एंड अगर नहीं हो रहा है एक पेज में, लाइक यू नो देयर आर थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट और वो एक पेज में फिट नहीं आ रही है, देन यू कैन गो फॉर 2 पेजेस, बट आई डोंट थिंक इट्स रिकमेंडेड इन द इंडस्ट्री की फ्रेशर का रेज्यूमे एक पेज से ज्यादा. तो मतलब बहुत वैल्यूबल इनपुट था। और सेम क्वेश्चंस को दिव्यांशु भैया प्लीज, एडवाइस और रोल। रोल तो काफी होता है क्योंकि रेज्यूमे फिल्टर होता है जैसे पुनीत ने बताया, और एक पेज इज वेरी यू नो मोर देन इनफ फॉर फ्रेशर रेज्यूमे. आई थिंक 2 पेजेस का होना नहीं चाहिए. एक पेज में तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स आ सकते हैं, क्योंकि इन कॉलेज हम लोग इतना चीज नहीं करते हैं कि 2 या 3 पेज का रेज्यूमे बन पाए. तो व्हेन यू आर हैविंग सम कॉन्फ्लिक्ट कि 2 पेज का जा रहा है, तो ट्राई टू प्रायोरिटाइज कि तुम्हारा स्किल्स कहाँ ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा अचीवमेंट्स कहाँ ज्यादा ग्रेटर दिख रहा है, एंड उनको पहले इंक्लूड करो, एंड फिर देखो अगर स्पेस बच रहा है तो एक्स्ट्रा चीजें ऐड करो. बट आई वुड सजेस्ट कि कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल, जस्ट 1 पेज. Another is try to include bullet points in resume, or try to include some numbers if you have. So let's say you have worked on a project jahan pe you have increased the efficiency of something by X%. Try to include those points in your resume as well that are
those give a good impact on the interviewer's mind की देखने के ऊपर. ओके भैया, तो ये जो पार्सिंग वाली बात है तो मेरे हिसाब से मैंने तो पहली बार सुनी है, मेरे को पता नहीं था शायद ऐसा भी होता है. तो मैं तो अभी इतना दिन से इमेजिन करता था शायद रेज्यूमे अपलोड होने के बाद दे विल गो थ्रू इट, बट डेफिनेटली अगर एकदम वैलिड पॉइंट है कि 20,000 सीवीज नोबडी विल, कोई भी नहीं जाएगा वन बाय वन, तो बहुत वैल्यूबल इनपुट्स दिए. और अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है ये है कि जब ऑफ कैंपस के लिए आप लोगों ने सोच ही लिया कि मतलब अब ऑफ कैंपस टारगेट करना है, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म्स थी, या आप लोगों ने आपको पता कैसे चला कि कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या करना है, कौन सी प्लेटफॉर्म्स थी, अगर उसके बारे में बता सकें दिव्यांशु भाई. I don't think I'm the right person to answer this, क्योंकि मैंने बस एक ही कंपनी में अप्लाई किया था ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए. And so I have some inputs which you can refer to. Like पहले तो एक make a list of companies which you think are potential, places where you want to go. After that, try to do a periodic check on every company. That could be on their careers website या फिर LinkedIn पर, या फिर अगर तुम किसी को जानते हो उस कंपनी में तो try to ping them, पूछो उनसे कि हायरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर अगर होगा भी तो करियर वेबसाइट्स पे आ ही जाता है यूजुअली. So try to search for them very periodically. So that could be 1 week or 2 week. And then जैसे ही तुमको दिखता है कि कोई पोस्टिंग है तो just apply or ask for a referral. So whatever you want. तो वो रेफरल भी एक क्वेश्चन है, उस पर भी आएंगे भैया. तो पुनीत भैया, आपको मतलब कैसे पता चला अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को जानना चाहिए या आप रिकमेंड करेंगे तो वो कौन सा होगा? सेम एज दिव्यांशु, मेरे को भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स का पता नहीं है. मोस्टली मुझे जैसे पता चलता था was through friends and through the college groups, जहाँ पे पोस्ट आ जाते थे कि इस कंपनी का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो रहा है and things like that. And again, what Divyanshu mentions, keep looking for companies on their careers page and on LinkedIn. Keep looking for that, and you'll get to know when someone is looking for hiring. ओके भैया, तो मतलब कंपनीज की वेबसाइट पे हम लोगों को रेगुलर चेक रखना है, और सीनियर्स या फिर जो लोग एम्प्लॉयज हैं उनको रेगुलर पिंग अगर हम जानते हैं. अच्छा, अब एक जो नया क्वेश्चन बनता है इसमें कि अब जैसे पैंडेमिक के बाद सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो हम लोग भी एनकरेज किया मतलब हमारे डिपार्टमेंट से कि कोर्सेरा वगैरह पे लर्निंग स्टार्ट करो, नए नए मतलब कुछ सर्टिफिकेट्स गेन करो या कोई कोर्स पूरा कंप्लीट करो. तो स्टूडेंट्स लोग भी उस तरफ शिफ्ट होने लगे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पे. तो इसका कितना इम्पोर्टेंस है मतलब प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस का, यूडेमी से बोले या कोर्सेरा से बोले, कितना है इसका इम्पोर्टेंस? पुनीत भैया. I don't think ये बहुत ज्यादा important है. Like no one is going to select you because you have a certificate from Udemy or Coursera. It's a good thing to have. Like तुम अगर कुछ पढ़ रहे हो तो अच्छी चीज है, पढ़ो, but उस सर्टिफिकेट की उतनी वैल्यू नहीं होती है. Like even if you don't have a certificate और तुमने mention कर दिया that I know Android development and I've worked on these projects, interviewer will ask you questions on that, and उससे उसे आइडिया लग जाएगा तुम्हें कितना आता है. So certificate उतना मैटर नहीं करता. Like certificates like these, there are a few certificates जो कि काफी अच्छे माने जाते हैं, but those are not like Coursera and Udemy. मेरे को कोई नाम नहीं याद है सर्टिफिकेशन का, बट एथिकल हैकिंग में कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो लाइक बहुत डिफिकल्ट होते हैं टू गेट, एंड वंस यू गेट देम यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन. बट कोर्सेरा, यूडेमी, आई डोंट थिंक दैट्स वेरी रेलेवेंट. ओके भैया, तो फिर मतलब बहुत हम लोग जैसे सोचते थे कि शायद ज्यादा सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, बट ऑफ कोर्स ये एक नया मतलब ओपिनियन जानने को मिला, जो डेफिनेटली राइट ओपिनियन आप लोगों से. दिव्यांशु भैया, इस पे आपका क्या इनपुट होगा? अगर एक एक्सटेंशन करना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में, इफ देयर आर टू पीपल हु नो द सेम स्किल और दोनों को ही आता है अच्छे से स्किल, बट अगर एक के पास अगर सर्टिफिकेशन हो तो क्या मतलब वैल्यू बढ़ जाता है या ऐसा कुछ है सिलेक्शन चांसेस के? नो, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि मोर देन द सर्टिफिकेट इट्स अबाउट कि तुमने क्या सीखा है या तुमने कौन सी प्रोजेक्ट की है उसके ऊपर. अगर तुम सर्टिफिकेट ले रहे हो लेट्स से एंड्रॉइड का, एंड
तुमने एक प्रोजेक्ट किया है एंड्रॉइड पे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मोर देन द सर्टिफिकेट तुम्हारा प्रोजेक्ट का वैल्यू है। तो सर्टिफिकेट से ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड व्हेन यू आर डूइंग ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स, देन और एक सजेशन है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस में यूजुअली जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो तुमको एक प्रोजेक्ट करवाते हैं, सो सिखाने के लिए एक डमी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ। तो ट्राई करो कि उसके बाद एक अलग प्रोजेक्ट करो उसी सेम टेक्नोलॉजी पे, which is not same as the one that everyone else is doing. So try करो कि तुमने एक बार टेक्नोलॉजी सीख लिया, अब कोई और प्रोजेक्ट करो जो उस कोर्स में नहीं है, एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि ये कैसे होगा एंड क्या क्या इनपुट्स चाहिए। ट्राई टू फिगर दैट आउट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब निष्कर्ष सर्टिफिकेशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट, जो कि मेजरली लोग मैं जैसे सोचता था या बाकी लोग जो सोचते हैं, बट प्रोजेक्ट्स मतलब मेजर फोकस शुड बी प्रोजेक्ट्स, कि कितने प्रोजेक्ट्स मैं कर पा रहा हूँ या किसमें मेरे हैंड्स ऑन है अच्छे और मैं उनमें कितना एक्सटेंशन बाय प्रोजेक्ट्स कर पा रहा हूँ। एंड वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि कितने प्रोजेक्ट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर तुमने एक भी प्रोजेक्ट किया है किसी एक टेक्नोलॉजी पे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। It's more about the quality of the project that you are doing, not about the number of projects. तो एक प्रोजेक्ट करो जो काफी अच्छा हो, जिसमें तुमको इन डेप्थ नॉलेज हो। इफ यू आर डूइंग समथिंग देन मेक श्योर कि तुमको काफी इन डेप्थ नॉलेज है उसके इन्स एंड आउट का, कि टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है वो कैसे यूज हो रही है, वो सारा चीज तुमको पता होना चाहिए। थैंक यू भैया। मतलब ऑफ कोर्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं, मेरे को ऐसे करेक्ट करते रहिएगा, हो सकता है मैं गलत बोल दूं। तो डेफिनेटली नॉट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बट क्वालिटी एंड उसका नॉलेज इन प्रोजेक्ट्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये निष्कर्ष निकलता है इसका। तो अभी एक जब हम लोग अप्रोच किया बहुत सारे बच्चों को 2K20 में, तो हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस में भी गए, जो लोग CSE IT से नहीं थे, डेवलपिंग मतलब जो लोग अभी तक डेवलपिंग स्टार्ट नहीं किए थे, बट उनका भी क्वेश्चन था कि अगर कोई डेवलपिंग कर रहा है और लेटर ऑन मतलब जो CSE IT से नहीं है, बट इफ ही फॉल्स इन लव विद डेवलपमेंट या उसको कोडिंग अच्छा लगने लग जाता है, और लेट्स से इज फ्रॉम केमिकल, लेट्स से इज फ्रॉम मैकेनिकल, तो उनके लिए ठीक है कि डज ब्रांच और डिग्री मैटर ड्यूरिंग ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स? ये इस पे आंसर पुनीत देगा। Branches and degree, I think that is something that matters, because बहुत सी कंपनीज एक क्राइटेरिया रखती हैं अपने हायरिंग प्रोसेस में कि हमें सिर्फ यही ब्रांचेस चाहिए। बट अगर कोई कंपनी नहीं रखती है दैट, लाइक अगर किसी कंपनी में कोई क्राइटेरिया नहीं है ब्रांच का, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, दे वोंट गो अहेड एंड चूज अ CSIT ग्रेजुएट ओवर यू इफ यू हैव द टैलेंट, राइट? बट हाँ, कुछ कंपनीज हैं या काफी कंपनीज हैं जो लाइक एक क्राइटेरिया रखती है, विल ओनली टेक फ्रॉम सर्किटल ब्रांचेस और IT और CSE। सो ब्रांच थोड़ा मैटर करता है। एंड टॉकिंग अबाउट starting competitive programming from a different branch, so I know a lot of people, और ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने I think third year में start किया था and now they have a very good job in the computer science sector, so it's not really that difficult. ओके भैया, तो दिव्यांशु भैया सेम क्वेश्चन, अगर ब्रांच और इसमें आपका क्या इनपुट होगा? और हाँ, इसी पे और कुछ नहीं, यही क्वेश्चन। मेरे हिसाब से हाँ, ब्रांच मैटर करता है। दैट मैटर्स मोर इन ऑन कैंपस देन ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में बहुत या फिर ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज ऐसी होंगी जो सर्टेन ब्रांचेस को ही अलाउ करेंगी। ऑफ कैंपस में भी ऐसी कंपनीज होती है, बट देन देयर आर सम अदर कंपनीज जो ब्रांच नहीं देखती है। तो अगर कोई कंपनी ब्रांच नहीं देख रही है तो यू डोंट हैव अ ब्रांच प्रेफरेंस इन दैट, बट ऑन कैंपस में सर्टेनली देयर आर कंपनीज लाइक दैट। और ऑफ कैंपस में भी कुछ कंपनीज होगी जो सर्कुलर ब्रांचेस ही बस हायर कर रही है। बट इफ यू आर गुड इनफ एंड इफ यू हैव द राइट स्किल्स, देन कोई तो कंपनी होगी ना जो ब्रांच नहीं देख रही है। ऐसी बहुत कंपनीज है, तो यू कैन अप्लाई। आपके कंपनीज पे जिसमें आपको जॉब ऑफर्स मिली हैं, वॉलमार्ट और गूगल में, तो उसमें था ये ब्रांच मतलब स्पेसिफिकली मेंशन था? वॉलमार्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट था, तो वॉलमार्ट में था ऐसा क्राइटेरिया, क्योंकि ऑन कैंपस में होता ही है यूजुअली। गूगल में आई डोंट थिंक ऐसा कोई क्राइटेरिया है। ये तो गूगल में अगर कोई मतलब है जो डिफरेंट ब्रांच है, बट इफ ही वांट्स टू क्रैक इट तो ही कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके भैया, तो इसमें और एक क्वेश्चन जो एक्सटेंड किया बच्चों ने पूछा है कि व्हाट कैन द अदर स्टूडेंट्स डू, मतलब जो दूसरे ब्रांचेस हैं, टू इम्प्रूव हिज और हर चांसेस? तो दिव्यांशु भैया इसमें क्या इनपुट होगा? अगेन देयर इज जस्ट वन आंसर टू इट, प्रैक्टिस। क्योंकि
अगर कोई कंपनी नहीं ले रही ऑन कैंपस में डिफरेंट ब्रांचेस तो तुम कुछ कर नहीं सकते उसमें। बट इफ यू हैव द वेरी राइट स्किल्स, अगर तुम्हारा स्किल्स सीएस वाले या आईटी वाले बंदे से भी ज्यादा अच्छा है, तो यू आर बेटर कैंडिडेट फॉर ए कंपनी ऑफ कैंपस। सो तुम्हारा ज्यादा चांसेस है होने का एज कम्पेयर टू द सीएस गाय। तो मतलब दूसरे ब्रांचेस के बच्चों को फोकस करना चाहिए कि मतलब मैं अपने स्किल्स को और कैसे होन कर सकूं, हाँ हाउ मतलब ये, आई कैन होन माय स्किल्स मोर। हाँ ये काफी लोगों को काफी डीमोटिवेटिंग लगता है कि अगर अगर मेरा ब्रांच एलिजिबल ही नहीं है ऑन कैंपस में तो मैं क्यों करूँ। बट ऐसा कुछ ज्यादा लोड नहीं है इस बात पे, क्योंकि देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच डोंट कंसीडर योर ब्रांच। तो भैया जो स्टार्टिंग में जैसे आपने रेफरल्स वाली एक बात की थी, तो मैंने बोला था तब कि हम लोग इस पे आएंगे। तो एक क्वेश्चन है इस पे भी कि जो पूछा है बच्चों ने कि whenever we talk about off campus placements, one thing always comes to our mind is about referrals, ठीक है। तो how much you think it requires an aspect of off campus, तो कितना रिक्वायर्ड है भैया ये रेफरल्स और कितना इंपॉर्टेंट है, और इस अगर इंपॉर्टेंट है तो कैसे, मतलब कितने, मतलब हम कहाँ से रेफरल्स गेन कर सकते हैं? दिव्यांशु भैया प्लीज। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से हैविंग अ रेफरल गिव्स यू एन एज कि तुमको हो सकता है कि इंटरव्यू जल्दी मिले या फिर कोडिंग राउंड का लिंक जल्दी मिले। बट वंस यू हैव लैंडेड इन एन इंटरव्यू, जब तुम्हारा एक्चुअल इंटरव्यू हो रहा है तब रेफरल का कोई सेंस नहीं बनता। दैट तुम्हारा जो भी डिसीजन होता है हायरिंग का, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस और योर रेज्यूमे और एनी अदर थिंग, बट नॉट रेफरल्स। रेफरल्स तुमको हेल्प करते हैं जल्दी इंटरव्यू गेन करने में। तो मेरा सजेशन रहेगा कि इफ यू हैव समवन टू रेफर यू, देन प्लीज डू आस्क हिम और हर टू रेफर यू। बट इफ यू डोंट हैव समवन, तो भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। if you if you receive the coding test link और तुमने उसमें अच्छा किया है तो you will get the interview, and उसके बाद everybody is same। ओके भैया, सो पुनीत भैया सेम क्वेश्चन फॉरवर्डेड टू यू कि मतलब रेफरल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, आपको अगर मिला तो कहाँ से मिला, और अगर मतलब बच्चों को चाहिए होगा रेफरल्स तो कहाँ से मिलेगा? सो रेफरल्स लेने के लिए आई थिंक टॉक टू योर सीनियर्स, पीपल यू नो, एंड रेफरल्स मिल जाते हैं। एंड लाइक दिव्यांशु ने बोला कि रेफरल्स का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बट लाइक आई समवॉट डिसएग्री टू दैट, बिकॉज एटलीस्ट गूगल में दो टाइप के रेफरल्स होते हैं। सो व्हेन यू आर रेफरिंग समवन, व्हेन अ पर्सन इज रेफरिंग समवन, उसमें एक होता है कि लाइक ओके आई एम जस्ट रेफरिंग दिस पर्सन एंड ही माइट बी गुड। The other one is कि I have worked with this person, और उसमें वो लोग fill out करते हैं कि how is his coding skills, and वो काफी detailed referral होता है, and that referral is actually very very good to have, because उसकी वजह से even when तुम काफी later stage में हो, like hiring committee and final stage में, and तुम्हारा overall progress check किया जा रहा है, overall decision नहीं दिया जा रहा है, then at that moment that referral can give you a very big edge। बट या लाइक मोस्टली नॉर्मली जो रेफरल्स मिलते हैं सीनियर्स से, उससे वो उतने मैटर नहीं करते। एंड फॉर फ्रेशर्स इस टाइप के रेफरल्स मिलना बहुत मुश्किल है, वेयर यू हैव वर्कड विद समवन, बिकॉज तुम अभी फ्रेशर हो, तुमने काम नहीं किया। सो आपने जो इन मतलब टर्म्स ऑफ वन मोर थिंग, लाइक इन टर्म्स ऑफ हाँ। मुझे कहाँ से रेफरल मिला था, मैं एक गूगल का प्रोग्राम हुआ था, गूगल SPS, तो उसमें मैंने काम किया था। And that was a 2-month program जिसमें there was a mentor from Google who was mentoring us and guiding us throughout, and उसका जो उसके थ्रू मुझे एक रेफरल मिला था, and वो रेफरल was very detailed referral। So I think एक तो वो था, so keep like at least for Google, keep looking out for all these programs and opportunities। And second is like एक और रेफरल था जो कि मैंने सीनियर्स से पूछा था, तो they gave that to me। ओके भैया, तो ये तो रेफरल्स का हुआ। ये क्वेश्चन है भैया, मतलब टोटली अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरे कोडर और कोडिंग और सीपी पे है। तो मतलब अब जितना क्वेश्चन 200 पूछा था तो उसमें 100 तो यही था कि पूरा मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे सीपी स्टार्ट करे, कहाँ से करे, कैसे करें। तो इस पे जो एक रोड मैप है, ठीक है, सीपी पे हाउ टू बिकम गुड एट कोडिंग, व्हाट विल बी द रोड मैप, इस पे प्लीज लाइट शेड कीजिए दिव्यांशु भैया। तो रोड मैप के लिए जब तुम कॉलेज आते हो तो पहला बात तो ये कि पिक अ लैंग्वेज जिसमें तुमको करना है, एंड दैट कुड बी सी और C++ और जावा, एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट लैंग्वेज। उसके बाद पिक अ प्लेटफॉर्म, इट कुड बी कोडशेफ, कोडफोर्सेस, हैकरअर्थ, हैकररैंक, एनीथिंग,
एंड जब तुम एक प्लेटफॉर्म पिक कर ले रहे हो तो उसके बाद डोंट स्विच दैट प्लेटफॉर्म वेरी ऑफन। जब तुमने एक प्लेटफॉर्म पिक कर लिया है तो शुरू के कुछ महीने या कुछ हफ्ते ट्राई टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड ट्राई टू सॉल्व एज मच एज एड ऑफ प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें तुमको कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव सम लॉजिकल problems or some mathematical problems which are very simple, which are not very difficult. तो पहले शुरू के कुछ हफ्ते या कुछ महीने बस प्रॉब्लम सॉल्व करो। उससे क्या होता है कि यू आर बिल्डिंग योर लॉजिकल स्किल्स एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल कि हाँ मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वो हो जा रही है, देन जंप टू डेटा स्ट्रक्चर्स। बहुत लोग कहते हैं क्या है कि शुरू में ही डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एल्गोरिथम स्टार्ट कर दिया, तो लॉजिक बिल्डिंग उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। सो ट्राई कि कुछ महीने हो जाए जब यू आर कंफर्टेबल विद सॉल्विंग क्वेश्चंस, उसके बाद start with data structures, start with very basic algorithms, start with data structures like stacks or queues, and then और एक सजेशन ये है कि when you have studied something, जैसे कि तुमने stacks के बारे में पढ़ लिया, तो ट्राई कि उसके बाद कम से कम 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन क्वेश्चंस बनाओ स्टैक्स के, क्योंकि होता क्या है कि तुम पढ़ते हो और 2 हफ्ते बाद फिर तुम भूल जाओगे क्या पढ़े। तो क्वेश्चंस जितना सॉल्व हो पाए, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस सॉल्व करो उस टॉपिक के तक, ताकि तुमको एक टॉपिक पे ग्रास्प मिले एंड देन जंप टू डिफरेंट टॉपिक। कि भैया तो फिर प्लीज तो इनिशियली यू कैन फॉलो दीज एंड देन जब तुम कुछ महीने कर चुके हो तो तुम्हें खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए या अब कैसे पढ़ना चाहिए। ये सब आइडिया हो जाता है कुछ महीने बाद। तो मतलब इनिशियल एक स्टार्टिंग अच्छा रख के लेटर ऑन विल गेट आइडिया कि क्या करना है नहीं करना है, हाउ टू डू इट, धीरे धीरे पता चलने लगता है। पुनीत भैया मतलब इसी पे जो रोड मैप आप सजेस्ट करोगे जूनियर्स 2K20 जो लोग देख रहे होंगे, 2K19 को भी जो लोग जानना चाहते हैं हाउ टू बी गुड एट सीपी एंड हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, तो प्लीज आप अपने इनपुट्स दीजिए। I think everything's in like what Divyanshu said, but one thing I'd like to mention is अगर तुम coding start कर रहे हो and you're picking up a platform and you're very new to coding, then I would suggest कि pick up either HackerRank or HackerOne, because CodeChef and CodeForces में क्या होता है कि वो binary होता है, either you solve it or you don't, and that is very demotivating for someone who is starting, जिससे कोई एक case miss हो रहा है out of 20 maybe. So HackerRank and HackerOne काफी अच्छा रहता है because you get partial marks, you feel good, right? So I would suggest like starting में उससे start करो, and then obviously once you have a good grasp of it, go into data structures, algorithms, and give as much competitions as you can. Like initially एक महीना you practice a lot, and then once you have कि थोड़ा बहुत आ गया है, then get into CodeChef, CodeForces, HackerOne, जो competition दिख रहा है just give it. Don't think about कितने question solve हुए, क्या हुआ, just question solve करो. Contest के बाद कोई question नहीं हुआ वो भी solve करो. Try to solve as much as you can and practice as much as you can. तो पुनीत भाई एक क्वेश्चन ऐसे पूछना था, मतलब आपका जो भी 4 इयर्स हुआ आपने सीपी किया, आपको एक्सपीरियंस है पूरा, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने समवेयर डाउन द लाइन आई मेड अ मिस्टेक, मेरे से कोई गलती हुई अप्रोच में या फिर मतलब स्टार्टिंग में मैंने टाइम लिया या ऐसे मुझे और टाइम देना चाहिए था, समथिंग अगर आपको लगता है, और या फिर आप एडवाइस करना चाहेंगे कि कुछ ऐसा जो हो जो लोग अवॉइड मतलब स्टूडेंट्स अवॉइड करें कि ऐसा ना ही करें तो अच्छा, वो क्या होगा? So एक चीज है कि जब तुमने कोई कॉन्टेस्ट दिया, यू सॉल्व लेट्स से 5 प्रॉब्लम थी, तुमने 2 सॉल्व की एंड थर्ड सॉल्व कर रहे थे, कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, डोंट गो लाइक कि ओके अब कॉन्टेस्ट खत्म है एंड आई विल मूव ऑन, सॉल्व दैट थर्ड प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम एज वेल। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी लाइक आप इवन आफ्टर द कॉन्टेस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड कोई एक प्रॉब्लम कर रहे हो तो गिव इट टाइम, समटाइम्स टाइम लगता है कोई प्रॉब्लम सोचने में। And one more thing I would like to mention is कि try giving long contests when you are starting out coding. Long contests की problems like they take time to solve and वो तुम्हें काफी like अच्छे उसमें डालती हैं कि you have to think a lot and all those things. So long contests देना is a very good thing initially. दिव्यांशु भैया, अगर गलती तो नहीं बोलूंगा, but if you think someone is starting out, they want to avoid doing some things, तो वो क्या क्या होंगी? तो पहला सजेशन तो यही होगा कि डोंट स्विच योर प्लेटफॉर्म्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग। दिस इज समथिंग दैट आई डिड कि नहीं करना चाहिए। इफ यू आर स्टिकिंग टू वन प्लेटफॉर्म देन उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि होता क्या है कि
डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट यू आर सॉल्विंग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उससे अच्छा है कि एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक करो, एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल विद अ सर्टेन डिफिकल्टी लेवल, तो उसी प्लेटफॉर्म पे डिफिकल्टी लेवल रेज करो शुरू में। Again, second thing is long contest is very important. Don't ever skip your long contests when you're starting. और एक ये है कि जब तक तुम 1-2 महीने 3 महीने नहीं कर रहे हो, तब तक ओपिनियन मत बनाओ कि यार मुझसे नहीं होता है, या फिर ये मेरे लिए नहीं है ये चीज। ओपिनियन मत बनाओ। अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम 1 महीने ट्राई करो, तुमको खुद समझ में आने लगेगा कि दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो 1-2 महीने के बाद ही कुछ डिसाइड करो। 1-2 महीने कम से कम टाइम दो उस चीज को शुरू में। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा भैया यहाँ पे आपको। मतलब बहुत लोगों ने जब क्वेश्चन पूछा तो इन ब्रैकेट्स उन्होंने ये लिखा था कि आई फील वेरी डीमोटिवेटेड व्हाइल गिविंग कॉन्टेस्ट, और मतलब बहुत प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस हो जा रहा है, आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, ऐसा पूछा है बहुत लोगों ने। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ टू गेट बेटर इवन दो दिस इज हैपनिंग विद मी। तो इस पे क्या आप कंटिन्यू, मतलब हाँ प्लीज। पहला चीज तो ये है कि डीमोटिवेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव जर्नी, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो शुरू में डीमोटिवेट नहीं होता है, क्योंकि किसी को भी शुरू से ही सब कुछ नहीं आता है। एंड देन अगेन व्हेन यू आर गिविंग सम कॉन्टेस्ट, तो फिर तुम उसी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर तुम रेटिंग बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम कुछ चीजें सीखने के लिए कर रहे हो। तो ये हमेशा सोचो कि इन द लॉन्ग रन ये चीज तुम्हारे काम आएंगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक बार क्वेश्चन नहीं बना तो अगली बार भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा वो भी ठीक है, 3-4 कॉन्टेस्ट 5 कॉन्टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें नहीं बनेगा, बट तुम देखोगे कि 6 कॉन्टेस्ट में यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, एटलीस्ट वन मोर प्रॉब्लम देन यू प्रीवियसली यूज्ड टू डू। तो इम्प्रूवमेंट जब तुम्हें दिखना स्टार्ट होगा, देन तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, जो डिमोटिवेशन था शुरू में वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक उसको इम्पोर्टेंस देने का उतना मतलब नहीं है। एंड ऑफ कोर्स दैट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। तो फिर तुम ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि तुम जो कर रहे हो वो लॉन्गर रन में काफी अच्छा है। डेफिनेटली वही एक, हाँ प्लीज भैया। सॉरी, आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट कि लाइक हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि वी हैव गॉन टू अ पॉइंट जहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। लाइक यू यूज्ड टू सॉल्व 3 प्रॉब्लम्स, अब 2 हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, लगातार 1 महीने तक ऐसा ही चल रहा है। तो इट्स नॉट कि अब तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, यू आर नॉट डूइंग गुड। इट्स ऑल अबाउट कि जस्ट कीप ऑन गोइंग, एंड उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट्स भी आती है। तो इट्स नॉट लाइक कि तुमने आज ये टॉपिक पढ़ा एंड कल से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। करते रहो, एंड देयर विल बी अ मोमेंट व्हेन यू वोंट इवन रियलाइज, एंड तुम्हारी रेटिंग भी अच्छी है या तुम्हें काफी ज्यादा नॉलेज हो गई है प्रॉब्लम सॉल्व होने। एंड अगेन व्हाट दिव्यांशु सेड, डोंट रन फॉर रेटिंग, डोंट गो कि मुझे रेटिंग के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ट्राई टू गो फॉर लर्निंग इंस्टेड। डेफिनेटली, मतलब जो मोटिव है लर्निंग का, दैट शुड बी द प्राइमरी गोल। मुझे यहाँ पे लर्न करना है, रेटिंग्स वगैरह साइड बाय साइड बाय टाइम डेवलप हो जाएंगे। तो थैंक यू भैया इस पे इनपुट देने के लिए। तो एक और इनपुट होगा मेरा हाँ कि प्लीज भैया। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वंस यू हैव अचीव्ड अ डिसेंट रेटिंग, तो वो लोग सोचते हैं कि अगर आगे कॉन्टेस्ट देंगे तो फिर हो सकता है रेटिंग खराब हो जाए, तो फिर कॉन्टेस्ट देना बंद कर देते हैं। वो मत करो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा रेटिंग खराब हो रहा है तो उसका मतलब है कि आगे तुम्हारा रेटिंग इंप्रूव होने वाला है। तुम्हारा अभी जो रेटिंग है कुछ महीने बाद इससे ज्यादा ही होगा। ऐसा काफी इमीडिएट मत सोचो, लॉन्ग रन पे सोचो उस चीज को। तो don't stop giving contests once you have achieved something, some good rating. And it's not always, it's just not about the rating, क्योंकि जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ भी no one cares about if you are 1800 or if you are 2500। तो उसका फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि तुम कितना अच्छे से समझ पा रहे हो या समझा पा रहे हो। ओके भैया, तो वही कि सिर्फ रेटिंग से नहीं प्ले पार्ट करती, मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग और कन्वेइंग उस टाइम पे वो भी मैटर करता है। तो इसके बाद जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते करते अगर किसी को पैरेलली वेब डेवलपमेंट को भी कैरी ऑन करना है लॉन्ग रन के लिए, तो ये अप्रोच कैसे करें? मतलब व्हाट शुड बी द पैरेलल अप्रोच जो हम मेंटेन कर सकते हैं? पुनीत भाई। आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब तुम एक लेवल पे पहुंच जाते हो, एंड सी
कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तुम कभी किसी एक लेवल तक नहीं पहुंचोगे, यू ऑलवेज ग्रो, बट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स एंड ऑल एक लेवल है, उस लेवल पे पहुंचने के बाद इफ यू वांट टू डू वेब डेवलपमेंट ऑन द साइड, तुम वेब डेवलपमेंट करो, कोडिंग में कुछ नया नहीं भी पढ़ रहे हो, जस्ट कीप ऑन गिविंग कॉन्टेस्ट एज मच एज यू कैन, डोंट मिस कॉन्टेस्ट, लाइक एक 3 घंटे का कॉन्टेस्ट होगा हफ्ते में 2 बार में भी, वो देते रहो एंड देन साइड में वेब डेवलपमेंट भी करते रहो, सो इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट टू स्विच बिटवीन दीज। ओके भैया, तो इसी क्वेश्चन पे भैया मतलब किसी को अगर पैरेलली अप्रोच करना हो सीपी में भी, कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी और आपका वेब डेवलपमेंट में भी, तो क्या होना चाहिए अप्रोच? दिव्यांशु प्लीज। काफी सिमिलर आंसर है मेरा भी कि वंस यू हैव अचीव्ड सम लेवल इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो उसके बाद तुमको रोज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू गिव कॉन्टेस्ट, और कॉन्टेस्ट रोज होते नहीं है, हफ्ते में 1 या 2 होगा, देन यू हैव 5 days लेफ्ट इन अ वीक। इन 5 दिनों में तुम अपने वेब डेव करो या एंड्रॉइड करो या मशीन लर्निंग करो, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, बट जस्ट ट्राई टू गिव रेगुलर कॉन्टेस्ट, तो फिर टाइम मिल जाएगा। अगर कॉन्टेस्ट देते भी है तो बहुत सारा टाइम जाता नहीं है, मुश्किल से 1 दिन जाता है एक कॉन्टेस्ट में, उसके बाद द नेक्स्ट डे यू आर नॉट वरिंग अबाउट कि कल कैसा कॉन्टेस्ट था। ओके भैया, तो मतलब कॉन्टेस्ट कैरी ऑन करें और साथ में जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है तो वी कैन स्विच बैक टू वेब डेवलपमेंट अगर हमें करना है, और दोनों को साथ में ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना। और तो अब इसमें अब क्वेश्चन एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, लाइक दिस इज समथिंग, ये तुम तब करो जब व्हेन यू आर एट अ गुड लेवल, जब तुम्हारा एक लेवल हो जाए। इट्स लाइक इनिशियली यू हैव टू गिव इट अ लॉट, लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को काफी टाइम देना पड़ेगा इनिशियली, एंड व्हेन यू आर एट अ गुड लेवल देन यू कैन डू दीस थिंग्स पैरेलल। सो दोनों स्किल मतलब एक हिसाब से बहुत वास्ट है, और दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत टाइम इनपुट करना पड़ेगा। तो एज पुनीत भैया सेज कि स्टार्टिंग में एक डिवोट टाइम करना पड़ेगा सीपी के लिए, मतलब बीइंग अ हार्डर टॉपिक, और लेटर ऑन व्हेन थिंग्स गेट इजी वी कैन स्विच इजीली पैरेलली, दोनों साथ में कर सकते हैं। तो इसमें एक और है कि जब सीपी कर रहे हैं भैया, तो मतलब सीपी के जब हमारे क्लासिकल प्रॉब्लम्स हम कर ले रहे हैं और बेसिक क्वेश्चंस जब हो जा रहे हैं, बेसिक से अबव हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, तो मतलब वहीं पे स्टॉप हो जाना इज ओके, और मतलब डीप डाउन डाइव करना चाहिए टोटली एडवांस क्वेश्चन में। इसके बारे में आप प्लीज इनसाइट दीजिए पुनीत भैया। डीप डाउन इट्स अप टू यू, अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मजा आ रहा है एंड यू लाइक इट, देन श्योर जितने ज्यादा तुम पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना डीप डाइव करना है करो, बट इफ यू आर एट अ लेवल एंड यू आर थिंकिंग फ्रॉम प्लेसमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट थिंक डीप डाइव इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्लेसमेंट्स एंड ऑल इन सब में एक ही लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे, उसके ऊपर नहीं जाते। So अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, then there's no need to deep dive, but if you want to, I would suggest like go ahead, मजा आता है, if you really like it, you can surely go into like deep dive into competitive programming. दिव्यांशु भैया, वही क्वेश्चन कि क्लासिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, बट अगर अब मतलब हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने के बाद एडवांस क्वेश्चन में डीप डाउन डाइव करना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है और करना चाहिए कि नहीं? That depends on कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो। तो इफ यू आर डूइंग कॉम्पिटिटिव जस्ट फॉर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव, तो कुछ खास फायदा है नहीं करके, क्योंकि प्लेसमेंट में काफी सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक लेवल तक ही पूछे जाते हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू वेरी डिफिकल्ट एल्गोरिथम्स की जो जो तुम पढ़ते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। बट अगर तुम्हारा गोल है, अगर तुमको पहला बात कि तुमको अगर पसंद आ गया, लाइक इफ यू लव गिविंग कॉन्टेस्ट, तो कैरी ऑन, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड अनदर थिंग इज कि अगर तुम आईसीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो एंड एडवांस टॉपिक्स पढ़ो, क्योंकि आईसीपीसी में पूछे जाएंगे ये सब चीज, बट प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। अगर तुम खाली प्लेसमेंट के लिए कर रहे हो, देन there is no need to do at very advanced topics. Just make sure कि तुम्हारा बेसिक्स काफी क्लियर है। ओके भैया, तो मतलब यही ब्रेक डाउन करते हैं, तो फिर इसी पे आता है कि इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज। अगर इफ यू वांट टू लर्न मोर एंड यू वांट टू एक्सप्लोर मोर इन द सेम फील्ड, तो डेफिनेटली करो, वरना इफ यू वांट टू एब्सटेन फ्रॉम इट, अगर तुमको सिर्फ मतलब प्लेसमेंट तक ही इफ यू हैव द विजन, देन स्टॉप, बट लर्निंग नेवर हार्म्स। तो if somebody wants to learn, then they can definitely deep down dive. तो जो ऐसी बड़ी
कंपनीज एमएनसीज हैं, तो इसमें जब कोई कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, एक लेवल तक पहुंच गया, तो उसके बाद उसको और क्या करना चाहिए? मतलब अब उसको एमएनसीज टारगेट है उनके, तो अब नेक्स्ट व्हाट शुड बी द अप्रोच? दिव्यांशु पे। जब तुम एक डिसेंट लेवल पे पहुंच गए हो कोडिंग पे, तो ट्राई टू हैव सम प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट कैन बी ऑन एनीथिंग, वेब डेव, मशीन लर्निंग, एंड्रॉइड, कुछ भी. प्रोजेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है ही. तो जब तुम डिसेंट लेवल पहुंच गए हो, देन ट्राई टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ रियली गुड प्रोजेक्ट. एंड या दैट्स काइंड ऑफ इट. क्योंकि उसके बाद तुमको जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव करने का प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से. एंड फॉर एमएनसीज, दैट इज दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड. इससे ज्यादा कुछ जरूरत पाएगा नहीं. एंड इंटरव्यू से और भी कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. तो मेक श्योर कि जब भी तुम सेकेंड ईयर पे ही हो या फर्स्ट ईयर पे ही हो, ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कि तुम कितना समझा पा रहे हो इंटरव्यू. अगर तुम्हारा कोडिंग बहुत ही अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो द इंटरव्यू इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि तुम क्या समझा रहे हो. सो वो काफी नेगेटिव चीज है. ट्राई टू वर्क ऑन दिस कम्युनिकेशन स्किल्स, have a very basic understanding of data structures, and have a project. तो भैया एक क्वेश्चन, जैसे इसमें कम्युनिकेशन स्किल वाली आपने जो बात की, उस पर थोड़ा सा एक्सटेंशन कर रहा हूँ. बाद में था क्वेश्चन, पर अभी पूछ रहा हूँ सिंस टॉपिक स्टार्ट हो गया. तो मतलब जब कोई इंटरव्यू में बैठता है, ऐसा बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि इंटरव्यू में बैठते टाइम एक फियर आ जाता है कि इफ आई एम नॉट एबल टू कन्वे माई सेल्फ. जैसे मेरा एक फियर है कि सपोज आई नो अ स्किल वेरी वेल, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे को आता है, बट अब मेरा जो जजमेंट है, या मेरे को जैसे जज किया जाएगा, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन और द इंटरव्यूअर हु इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी. सो मे बी आई नो माई स्किल वेरी वेल, मेरे को अपना स्किल बहुत अच्छे से आता है, बट अगर वो मुझे अंडर जज कर लेता है, तो फिर देन मतलब मेरे स्किल का वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहा. तो इसके लिए मतलब व्हाट शुड वन फोकस ऑन? मतलब क्या इसका, इस फियर से ओवरकम करने के लिए, और इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसी पे दिव्यांशु पे. तो एक तो अप्रोच ये है कि इफ यू थिंक कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है उतना, देन ट्राई टू वर्क ऑन इट अर्ली ऑन. फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर दो उस पर काम करना. एंड जैसे जैसे तुम्हारा इंटरव्यूज सामने आ रहा है, तुम इंटरव्यूज के कुछ महीना पहले मॉक इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो. सो दीज डू नॉट नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल. किसी दोस्त को ले लो एंड देन ट्राई टू हैव अ मॉक इंटरव्यू विद हिम और हर. एंड अगर तुम लोग दोनों भी मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो, देन द अदर पर्सन वुड अंडरस्टैंड कि तुम कहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर रहे हो. तो हो सकता है कि शुरू का 1 2 3 मॉक इंटरव्यूज खराब हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल इम्प्रूव ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मॉक इंटरव्यूज आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न. And then when you go to the real interview, then it's just like another mock interview. बस as difference ये है कि सामने वाला इंटरव्यूअर किसी कंपनी का है, but you don't feel that pressure then, कि तुमको लगता है कि ठीक है ये भी एक वैसा ही इंटरव्यू है, and then you are more comfortable with the interviewer then. तो फिर मतलब अगर किसी को डाउट है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, यार उसको लगता है कि मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो सेकंड थर्ड ईयर और फर्स्ट सेकंड ईयर से अप्रोच शुरू हो जाना चाहिए, और इंटरव्यू से पहले मॉक्स. हाँ और इवन डाउट अगर नहीं भी है, फिर भी मॉक इंटरव्यूज कर लो, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कुछ Definitely. पॉइंट्स है जिसके बारे में तुमको पता नहीं है, बट मॉक में पता चल जाए. तो अगर तुमको लगता है कि काफी अच्छा स्किल्स है मेरा, फिर भी यू शुड गिव अ मॉक इंटरव्यू विद योर फ्रेंड. तो अगर तुम्हारी कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगा इंटरव्यू के पहले ही. सो दैट इज वेरी हेल्पफुल. यस डेफिनेटली, मतलब जो भी मेरे को एक एज प्रोवाइड करता है, दैट इज डेफिनेटली नेसेसरी, और मॉक्स तो डेफिनेटली एज प्रोवाइड करता है. तो सेम क्वेश्चन पुनीत भैया, मतलब जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि अगर कोई कोडिंग में बेसिक क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर ले रहा है और मीडियम लेवल वो भी सॉल्व कर ले रहा है, अब हिज टारगेट इज एमएनसीज, बिग एमएनसीज ऑफ कैंपस, तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए उसके लिए? So apart from coding, DSA algorithms ये करने के बाद again projects करो, and it can be of anything. Even like तुम projects कर सकते हो from competitive programming. You can use a very good algorithm and like a real world usage of this, and you can show that and all those things. तो वो भी कर सकते हो. Apart from that, communication again, it's very important. And one more thing I would like to add is
also study the basic core subjects that you have in CS and IT. So subjects like ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. इंटरव्यूज तुम्हें इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्पेशली इन ऑन कैंपस ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इवन इन ऑफ कैंपस तुमसे इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट कि अगर तुमने कॉलेज में ये पढ़ा था तो तुम्हें आना चाहिए. सो डोंट थिंक कि मैंने रेज्यूमे में मेंशन नहीं किया तो वो नहीं पूछेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. ये क्वेश्चंस काफी बेसिक्स हैं एंड ये पूछे जाते हैं. एंड अनदर थिंग जो दिव्यांशु बोल रहा था उसमें मुझे ऐड करनी थी, दैट like about mock interviews. So like ये मेरे साथ हुआ था when I was going for the internship interviews. ACM ने एक mock interview लिया था मेरा, and the senior like भैया asked me the question की introduce yourself, and then I realized like every time I thought कि introduce yourself तो मैं उस time I'll make up and tell the person, right? But at that moment I realized that I didn't have anything. So introduce yourself will be asked in each and every interview of yours, and that is one of the most important questions for the interview. उस question के basis पे you can drive your interview towards wherever you want to. So जब मेरा first interview हुआ था Microsoft का, I drove the interview through that question towards competitive programming. मेरे resume में web development भी था और भी चीजें थी, but I drove it towards competitive programming because I was comfortable with that. So make sure वो question के लिए तुम प्रिपेयर्ड रहो एंड उस क्वेश्चन का यूज करो जितने अच्छे से कर सकते. मतलब डिस्क्राइब योरसेल्फ और टेल अस अबाउट समथिंग योरसेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आपके टेरेन में इंटरव्यू में इट लेट्स यू डिसाइड योर टेरेन, व्हिच टेरेन यू वांट टू मूव इन. तो डेफिनेटली एक एज में, तो डेफिनेटली एक यू कैन डिसाइड कि आपको किस बारे में बात करना है, तो एक आपको एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है. तो बहुत बड़ा इनपुट था भैया, थैंक यू. और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सीपी इम्पोर्टेंट है कि नहीं. इज सीपी इम्पोर्टेंट? मैं कोडिंग कर रहा हूँ पर मैं सीपी नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट आई एम नॉट डूइंग सीपी. तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? पुनीत भैया. Like how do you define CP? Do you mean like competitive program competitions नहीं दे रहा हूँ, but I am solving data structure algorithm questions. हाँ, मतलब मैं बेसिकली वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट सिटिंग इन कॉन्टेस्ट, आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन द प्लेटफॉर्म. मैं प्लेटफॉर्म में जाके किसी हैकर रैंक या कोडशेफ में वहां पे जाके आई एम नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व देयर. तो इज दिस अ गुड अप्रोच और राइट अप्रोच या नहीं है? I don't think it's a good approach because interviews में तुम्हें questions जो पूछे जाते हैं वो CP के स्टाइल में ही पूछे जाते हैं. एंड बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें हैकर रैंक हैकर पे तुमने सॉल्व किए होंगे एंड वो डायरेक्ट इंटरव्यूज में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस, एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज तुमने अगर कोई कंसेप्ट पढ़ा और उसको इम्प्लीमेंट कर भी दिया, बट उस कंसेप्ट के मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं. लाइक इवन विद स्टैक, लाइक लेट्स से स्टैक्स है, स्टैक्स में ही उसके ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कांट थिंक अबाउट दैट. तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि मैं स्टैक को ऐसे भी यूज कर सकता हूँ. इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट, एंड इवन इफ यू डोंट गिव कॉन्टेस्ट, लाइक सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. उससे तुम्हें समझ में आएगा कि एक स्टैक से मैं क्या क्या कर सकता हूँ या थिंग्स लाइक दैट. और यही सब चीजें भी इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं. एंड व्हेन यू हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम तुम्हें भी एक गुड अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंटरव्यूज में तुमसे कोड भी लिखवाया जा सकता है. लाइक दे विल गिव यू अ पीस ऑफ पेपर एंड बोलेंगे इस पे कोड लिखो, एंड अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है तो तुम नहीं लिख पाओगे. डजंट मैटर तुमने कितने अच्छे से वो कंसेप्ट समझा. तो जैसे एक हाँ, आई वाज सेइंग इट्स इंपॉर्टेंट. ओके भैया, तो जैसे एक मतलब ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट था, मैं इसको आंसर करूंगा, अगर गलत होगा तो आप प्लीज मेरे को बताइएगा कि डूइंग सीपी इज इम्पोर्टेंट बट रेटिंग और उसके पीछे जाना इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव. मतलब सीपी में मेरा रेटिंग इट कैन बी आई कैन मेंटेन इट गुड बट दैट डज नॉट, मतलब उसमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट मेरे नॉलेज और मैं वहां पे कैसा डिलीवर करता हूँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो ऐसा ही बोल रहा हूँ कि yes definitely that is more important. but like देखो हमेशा कुछ केसेस होते हैं जिसमें तुम्हारी रेटिंग भी मैटर करेगी. लाइक सम कंपनीज, नॉट एमएनसीज बट स्पेशली सम स्टार्टअप्स, वो शायद तुम्हारी रेटिंग देखते हैं, या इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर रोल, उस रोल की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो तुम्हारी रेटिंग देख सकते हैं. बट ओवरऑल लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कोई रेटिंग तुम्हारी नहीं देखेगा. इट ऑल कम्स डाउन टू इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया. दिव्यांशु भैया, सेम क्वेश्चन कि
कोई सीपी कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है, ही इज डूइंग इट डिलीजेंटली, बट वो कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं घुस रहा और प्लेटफॉर्म पे रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इज नॉट सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस, वैसे नहीं प्रोसीड कर रहा, बट ही वांट्स टू क्रैक एमएनसी, तो उसके लिए वो सही कर रहा है कि नहीं, और इन दी एंड रेटिंग का कितना बड़ा पार्ट है प्लेसमेंट्स में, ऑफ कैंपस और इन कैंपस? तो इस पे सही नहीं कर रहा है एक्चुअली इन माय ओपिनियन, क्योंकि व्हेन यू आर गिविंग कॉन्टेस्ट तो तुम्हारे पास तुम्हारे यू हैव सम प्रेशर कि इतने टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड दैट इज अ सिमिलर सिचुएशन टू एन इंटरव्यू। हो सकता है कि तुमसे कोई क्वेश्चन बिना कॉन्टेस्ट के तुरंत बन जाए, बट व्हेन यू आर प्रेशराइज्ड तो तुमसे कोई क्वेश्चन ना बने, क्योंकि यू आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड तुम्हें ये बताना होता है कि कौन सा अप्रोच सही है, एंड व्हेन यू हैव जब तुम एक अप्रोच सोच चुके हो तो यू हैव टू स्टिक टू इट इन द कॉन्टेस्ट, राइट? तो यही सिमिलर सिचुएशन इंटरव्यू में भी होता है कि यू आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हो सकता है कि वो क्वेश्चन तुमसे ना बने क्योंकि प्रेशर बहुत है तुम्हारे ऊपर। तो ये कॉन्टेस्ट देना इस चीज में काफी हेल्प करता है, क्योंकि यू आर सॉल्विंग इन अ डेफिनेट टाइम बाउंड। और एक पॉइंट ये है कि इंटरव्यूज में तुमसे कोड लिखवाया जाएगा, हमेशा ही होता है, कोड लिखवाया जाता है, एंड जो तुमको लिखवाया जाएगा जैसा कोड, तो वहाँ पे यू विल नॉट बी गिवन एन आईडी, तो तुम्हें नहीं पता है कि इंडेंटेशन कैसा होगा, या ब्रैकेट्स अपने आप नहीं आ जाएंगी, या कोड का जो स्टाइल है वो अपने आप नहीं हो जाएगा। तो अगर तुम फ्रीक्वेंटली कोड कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक एज होता है कि यू नो कि हाँ ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा इंडेंटेशंस रखना है, तो ये प्रैक्टिस होता है सीपी से। एंड अगेन बहुत लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया बट कोड नहीं लिखा पाया, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसमें तुमको कॉन्टेस्ट हेल्प करता है, क्योंकि तुम इतना कोड लिख चुके होते हो पहले कि तुमको पता है कि अगर तुम एक अप्रोच सोच चुके हो तो उसको कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड व्हेन आई कम रेटिंग टू में रेटिंग्स, तो रेटिंग्स में कुछ कंपनीज तो होंगी जो रेटिंग्स देख रही है, बट दे आर अ वेरी माइनर पोर्शन। अगर तुम मेजोरिटी देखोगे तो रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इंटरव्यूज में। अगर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी रेटिंग 2500 है बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, तो ज्यादा फायदा नहीं रेटिंग होने का। बट किसी और का कम रेटिंग है एंड ही इज एबल टू सॉल्व, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड तुम नहीं होगे। तो रेटिंग का ज्यादा फायदा नहीं होता है। रेटिंग्स क्यों हम लोग रेटिंग्स को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि एक जजिंग क्राइटेरिया होता है कि हाँ इसका रेटिंग अच्छा है तो इसका नॉलेज अच्छा होगा, बट अगेन दैट इज वेरी लिमिटेड टू वेरी फ्यू कंपनीज। मोस्ट कंपनीज में ये चीज होगा ही नहीं। तो रेटिंग के पीछे मत भागो। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट एंड इफ यू आर एबल टू राइट प्रॉपर कोड तो वो सफिशिएंट है। तो रेटिंग इज नॉट द मोटो, और वो भी अगर है तो बहुत मिनिमम एक्सटेंट तक, तो इसका मतलब मैं यही ब्रेक डाउन करके निकाल पा रहा हूँ। पुनीत भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कि इसी पे कंटिन्यू करके एक क्वेश्चन है कि अगर किसी को बिग कंपनीज में थ्रू डेवलपमेंट या ओपन सोर्स से जाना है, तो इज इट पॉसिबल, कैन वी मेक इट? Obviously there are ways to make it. For example, Google Summer of Code होता है, उसके थ्रू भी Google में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट कोई हैकाथॉन करा रहा है, उसके थ्रू तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये अपॉर्चुनिटीज तुम्हें जॉब नहीं दिलाती हैं। दे गिव यू अ वे इनटू द इंटरव्यूज, एंड देन इंटरव्यूज अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। वो डीएसए की तरफ भी जा सकता है, बट अगर तुम्हारा डेवलपमेंट बैकग्राउंड है तो वो मोस्टली डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। बट इन केस ऑफ गूगल, इंटरव्यू हमेशा डीएसए एंड एल्गोरिथम पे एंड होगा। लाइक इवन इफ यू गेट अ रेफरल थ्रू GSOC एंड इवन इफ यू गेट इनटू द इंटरव्यूज थ्रू GSOC, आई थिंक सीपी गूगल में एटलीस्ट मैटर करेगी। बट ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज, लाइक बिग कंपनीज, डीएसए थोड़ा पार्ट रहेगा इंटरव्यू प्रोसेस का, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट या इसके थ्रू तुम जा सकते हो, बट एंड में थोड़ी बहुत डीएसए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एटलीस्ट टू द लेवल ऑफ द करिकुलम जो पढ़ाया जाता है डीएसए। ओके भैया, तो भैया अभी एक मेरा क्वेश्चन भी ले लेना, कि अगर कोई डेवलपमेंट के थ्रू बिग एमएनसीज में जाना चाहता है, मतलब वेब डेवलपर, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज कितनी अवेलेबल है, और कितना मतलब इज इट एज मतलब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो पोस्ट हैं, और अगर कोई वेब डेवलपर ऐसे जाना चाहे तो कंपैरेटिवली, मतलब व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हिच वन वुड यू कंसीडर बेटर
जॉब प्रोफाइल? देर आई मीन जॉब प्रोफाइल सबकी सेम ही होती है, लाइक तुम अगर डीएसए के थ्रू जा रहे हो एंड कॉम्पिटिटिव के थ्रू जा रहे हो और इसके थ्रू जा रहे हो डेवलपमेंट के थ्रू, एंड अगेन डेवलपमेंट के थ्रू जाने में मतलब यही होता है कि तुम्हें हैकाथॉन के थ्रू किसी कंपनी में जॉब ऑफर मिल रहा है, बट उसमें भी इंटरव्यूज एंड में होंगे ही होंगे, एंड इंटरव्यूज कैन गो आइदर वे, राइट? अपॉर्चुनिटीज के कंपैरिजन में, अपॉर्चुनिटीज कंपैरिजन में डेफिनेटली सीपी एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एंड दैट्स बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तुम्हें सबसे ज्यादा ऑन कैंपस में मिलेंगी, इट्स द इजीएस्ट अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें मिलेगी, एंड इवन ऑफ कैंपस में भी जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, फर्स्ट हायरिंग कॉन्टेस्ट होगा एंड देन यूल गेट इनटू इंटरव्यू, तो ये ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट वो थोड़ी कम होती है बिकॉज दोज आर थ्रू हैकाथॉन्स जहाँ पे तुमने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया एंड देन यूल गेट अ चांस टू डू द इंटरव्यू, सो थोड़ी कम होती है सिर्फ डेवलपमेंट के थ्रू, बट मोस्टली आर थ्रू ऑन कैंपस एंड ऑन ऑफ कैंपस। ओके भैया, अब एक क्वेश्चन जो है वो आईटी के कुछ बच्चों ने भी पूछा है, K20 और ट्रिपल ई के भी कुछ बच्चे हैं, उन्होंने ये पूछा है कि वी नो दैट सीपी इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड लॉजिक, बट वी डू नॉट नो हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू सीपी एंड हाउ मच टाइम टू एकेडमिक्स, लाइक इट्स ऑलवेज अ कंफ्यूजन, कैन यू प्लीज पुट सम लाइट ऑन दिस, पुनीत भैया? I don't think I'm the right person here because मैंने कभी भी academics को ज़्यादा priority दी नहीं थी। Academics में specifically मैंने सिर्फ उन subjects को दी थी priority जो मुझे पसंद थे, like operating system, DBMS, but mostly subjects को मैंने priority नहीं दी थी। That's why मेरे academics अच्छे हैं नहीं, मेरा GPA भी बहुत अच्छा नहीं है। So मैंने वो पाथ चूज किया था, but I would suggest कि academics को time दो, but academics को time like जब नॉर्मल क्लासेस चल रही है तब तुम्हें 24/7 एकेडमिक्स नहीं करना है, यू हैव टाइम लाइक डेली 3-4 आवर्स यू कैन गिव टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और ऑल्टरनेट डेज पे यू कैन गिव दैट, राइट? तो एकेडमिक्स को भी टाइम देना चाहिए बट आल्सो गिव टाइम टू कॉम्पिटिटिव व्हेन यू गेट दैट टाइम। सेम क्वेश्चन दिव्यांशु भैया, एकेडमिक्स और सीपी हमेशा कंफ्यूजन रहता है, टाइम मैनेजमेंट, आपका क्या इस पे लाइट शेड कीजिए कुछ? नाउ दैट डिपेंड्स ऑन कि तुम क्या चाह रहे हो। अगर तुमको बस जीपीए के लिए एकेडमिक्स पे ध्यान देना है तो तुम एग्जाम के 3-4 दिन पहले भी दे ही सकते हो, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है देना। एंड अगेन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ध्यान दो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, डीबीएमएस हो गया, इन पे ध्यान दो क्योंकि ये आगे भी तुम्हारे काम आएंगे, बट मोस्ट सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे तुम्हारे कोर्स में जो तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाले। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है या तुम चाह रहे हो कि और जानो उसके बारे में तो तुम दे सकते हो, बट इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट आई वुड से। एंड ऑफ कोर्स कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, बाकी में उतना नहीं है। एंड देन गिव योर रिमेनिंग टाइम टू व्हाटएवर यू आर डूइंग, इट मे बी कॉम्पिटिटिव और इट मे बी डेवलपमेंट, एनीथिंग। तो एक क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, तो इसमें है कि योर प्लेसमेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हाउ वाज द कोडिंग राउंड and any one interview question that you would like to share, Divyanshu bhaiya? Okay, so पहला क्वेश्चन के how was my coding round? I did not have a coding round. मेरा डायरेक्ट ऑन साइट्स हुआ था, so कोडिंग राउंड के बारे में मैं नहीं बता सकता। एंड regarding the questions, we are not allowed to share the questions, so we cannot share the questions with you, but we can say कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ सकते हो। so ज़्यादा क्वेश्चंस नॉर्मल टॉपिक्स पे होते हैं, कैन बी ऑन डीएफएस, बीएफएस, सम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स, बेसिक डीपी पे हो सकता है। तो बेसिक टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो इन कंपेयर टू द एडवांस टॉपिक्स, एंड मेक श्योर कि अगर कुछ टॉपिक्स है जो अच्छे से पढ़ लो। सो डीएफएस बीएफएस यूजुअली पूछा जाता है इंटरव्यूज में, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हुआ। एंड देन कुछ कंपनीज होंगी जो काफ़ी डीपी पूछती है, जिनको काफी पसंद होता है पूछना, पता नहीं क्यों बट होता है। तो कुछ बस स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ध्यान दो। एंड अगेन विद क्वेश्चंस वी कैन नॉट रियली शेयर द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मना किया है क्या शेयर करने के लिए, समथिंग ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे नॉलेज नहीं। ऐसा होता है, सो यू कांट रियली शेयर योर इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एनीवन। एंड वन मोर पॉइंट यहाँ पे कि अगर लेट्स से एवरीवन इज शेयरिंग द क्वेश्चंस, तो फिर होगा क्या कि कुछ लोग को एडवांटेज मिल जाएगा जो कि अच्छा नहीं है। कि कुछ लोग को हो सकता है कि सेम क्वेश्चन पता हो पहले से क्योंकि किसी और ने बता रखा है,
तो that is not a very fair competition. अगर तुम Yes, questions share कर yes, रहे हो तो you can give an idea of what topics to study, but you cannot share the exact questions which can be asked. क्योंकि you want a very fair competition between definitely. the candidates. आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस और कोडिंग राउंड कैसा था, आप शेयर कीजिए पुनीत भैया। मेरा कोडिंग राउंड बहुत अच्छा नहीं हुआ था बिकॉज आई रिमेम्बर 2 क्वेश्चंस थे, मैंने एक कंप्लीटली सॉल्व किया था, सेकंड कंप्लीटली सॉल्व होते होते रह गया एंड मैं पार्शियल के लिए गया नहीं था। सो कोडिंग राउंड अच्छा नहीं हुआ था बट समहाउ आई गॉट इनटू ऑन साइट्स के सारे इंटरव्यूज अच्छे हुए मेरे काफी। एंड क्वेश्चंस बीएफएस डीपी टॉपोसॉर्ट लाइक बहुत बेसिक टॉपिक से ही पूछे गए थे बट द क्वेश्चंस वर वेरी गुड। लाइक तुम्हें भी आइडिया नहीं लग सकता कि डीएफएस से कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक हमें भी नहीं लगा था। सो दैट इज समथिंग यू कैन लुक फॉर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू, आई थिंक लास्ट इंटरव्यू मेरा एचआर वाला हुआ था जिसमें एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। सो ऑल द बेसिक थिंग्स लाइक सिनेरियोज कि अगर ऐसा होता है तो व्हाट विल यू डू, थिंग्स लाइक दैट। ओके भैया, तो मतलब बहुत इंसाइटफुल था। अभी ये मतलब वी कैन से दिस इज द अबाउट लास्ट क्वेश्चन कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, मतलब जैसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ऑफ कैंपस में एक बहुत बड़ा मतलब वी थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वेरी मतलब कुछ बहुत बड़ा हमें लगता है स्टार्टिंग में, ऑफ कैंपस सुनने में भी बड़ा लगता है। तो ये जो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जो आपका प्लेसमेंट एक्सपीरियंस था, तो आपके हिसाब से मेजर डिफरेंसेस कौन से थे जो जानने चाहिए और जिनके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए मेंटली, पुनीत भैया? Off campus is definitely more difficult to crack because in that case you are competing with thousands and thousands of people. On campus में काफी कम लोग होते हैं, like 180, 200, 300 people from your college. So on campus clear करना is comparatively easy, I would say. And in terms of off campus, like off campus में और भी factors आते हैं जो हमारे लिए beneficial नहीं होते हैं and somewhat होते भी हैं. Like companies, they look at what college are you from, and they do look at these informations like तुम कौन से college से हो, and things like that. So वो भी एक factor आ जाता है. So इसलिए off campus थोड़ा और difficult हो जाता है. Like for a person in IIT, it's much easier for on campus interviews when compared to for a person from BIT. And ये part interview reach करने तक का. Like once you are into the interview, then ये सब factors काफी कम हो जाते हैं because then it's all about how did your interview. So off campus like mainly focus करो कि एक बार interview तक पहुंच जाओ, and once you are there, the journey it's all about you and not about all the other random factors. इनिशियली कुछ फैक्टर्स मैटर करती है बट लेटर ऑन इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग और जो बेसिक्स, जो मतलब हाउ गुड बेसिक्स को बिल्ड किया गया। तो सेम, हाँ, तो सेम क्वेश्चन भैया, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कितना मतलब डिफरेंस था आपके हिसाब से, और कितना एक मतलब प्रिपेयर्ड होने के लिए कितना एक नॉलेज रहना चाहिए बच्चों को? तो प्लीज दिव्यांशु भैया। So I have a very similar answer as Puneet. तो होता यही है कि ऑफ कैंपस इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट देन ऑन कैंपस क्योंकि यू आर कंपीटिंग विद अ लॉट मोर कैंडिडेट्स इन ऑफ कैंपस। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस इंटरव्यू स्ट्रक्चर में उतना डिफरेंसेस होता नहीं है, बट अगेन लैंडिंग एन ऑफ कैंपस इंटरव्यू इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि और भी फैक्टर्स काम आते हैं उसमें। सो कोई भी अगर प्रिपेयर कर रहा है प्लेसमेंट्स के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि पहले ऑन कैंपस के कंपनीज के लिए ही प्रिपेयर करो, काफी स्पेसिफिकली कंपनीज और जो ऑन कैंपस आती है उनके लिए प्रिपेयर करो एंड देन गो फॉर ऑफ कैंपस। ऐसा नहीं कि यू आर प्रिपेयरिंग जस्ट फॉर वन ऑफ कैंपस कंपनी एंड नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द ऑन कैंपस कंपनीज दैट आर कमिंग टू योर कॉलेज। तो ज्यादा प्रायोरिटी ऑन कैंपस को ही दो। अगर इन केस हो रहा है नहीं हो रहा है, इन केस यू वांट सम बेटर जॉब, तो लुक फॉर ऑफ कैंपस। And also, off campus apply करना, हाँ, and also off campus apply करना तो अच्छा ही बात है। अगर तुमको ऑन कैंपस मिल चुका है फिर भी तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करते ही रहो, बट डोंट जस्ट रिलाई ऑन ऑफ कैंपस कि यार हो ही जाएगा, कि वो ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ पुनीत भैया, आप कुछ बोल रहे? हाँ, मैं ये भी बोल रहा था कि ऑफ कैंपस में डोंट जस्ट लुक फॉर big companies like Google and Facebook and all these. Also look for startups. कुछ बहुत अच्छे startups भी हैं जिसमें तुम
like देख सकते हो and you can try interning there because startup is also one part जो तुम्हें normally off campus नहीं मिलेगा. बहुत से स्टार्टअप्स होते हैं जो कॉलेज आ ही नहीं पाएंगे तुम्हारे बिकॉज दे डोंट हैव द रिसोर्सेज. वो ऑफ कैंपस के थ्रू रिक्रूट करते हैं एंड उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू. तो इसको एक बार ब्रेक डाउन करते हैं. तो मतलब मुझे भी एक बार मेरे एल्डर सिबलिंग ने कहा था कि अगर जब भी आएगा टाइम, व्हेन द टाइम कम्स, पहले ऑन कैंपस देके एक प्लेसमेंट हाथ में रखने, तो दैट गिव्स कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है. लेटर ऑन जब तुम दूसरे इंटरव्यूज में बैठते हो तो बैक ऑफ द माइंड में एक यू डोंट मतलब रीच आउट कि मेरा प्लान भी क्या है, इफ दिस डज नॉट हैपन व्हाट विल हैपन. तो ये एक सजेशन मेरे एल्डर सिबलिंग से भी मिला था, आपने भी वही बताया. और डेफिनेटली जो दूसरे इनपुट्स थे आपके कि मतलब बट इट शुड नॉट बी द टारगेट कि सिर्फ मेनली बिग एमएनसीज, मतलब देयर आर अदर कंपनीज दैट वन शुड फोकस ऑन, वो उनको भी वी शुड शॉर्टलिस्ट एंड गिव इट अ ट्राई, वी शुड गो फॉर देम. तो अभी तो इतना ही क्वेश्चन था भैया बच्चों की तरफ से, बट एक मैं खुद से ऐड करना चाहूँगा. लाइक आफ्टर पैंडमिक के बाद बहुत सारे बच्चों को मतलब जो भी आए हैं 2K20, तो उनको कोई सीनियर जूनियर मतलब मेजर जो एक इंटरेक्शन होता है, कॉलेज इन्वायरमेंट होता है, वो सब दे हैव नॉट गॉट. हमें तो फिर भी मिला 9 महीने, बट दे हैव नॉट गॉट इट. तो आप लोग उनका मतलब एक जो भी आपके हिसाब से दे शुड बी एनी अदर टिप एडवाइस यू वांट टू गिव देम, बिकॉज उन्होंने ना कॉलेज देखा है ना कुछ, दे आर जस्ट एट होम्स एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द कॉलेजेस टू ओपन. तो व्हाट विल बी योर एडवाइस एंड व्हाट विल यू सजेस्ट देम, प्लीज भैया, पुनीत भैया. लाइक द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट, क्योंकि तुम्हारे इंटरेक्शन नहीं हो रहे हैं, सीनियर्स को परेशान करो. लाइक जस्ट कीप पिंगिंग देम, क्वेश्चंस पूछो एंड ऐसा नहीं किसी से भी पूछो, लाइक विद सीनियर्स यू आर कंफर्टेबल विद बट आई थिंक लाइक मोस्ट सीनियर्स हमेशा दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट? सो सीनियर्स से बात करते रहो, उनसे एडवाइस लेते रहो, बिकॉज पैंडेमिक सिचुएशन में तुम घर पे हो, कॉलेज इंटरेक्शन नहीं है एंड कॉलेज इंटरेक्शन इज वेरी यूजफुल. जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो सीनियर्स से मिल ही लेते हैं, तो उनसे काफी कुछ डिस्कस हो जाता है, काफी कुछ पता चल जाता है. एंड यहाँ पे वो चीज नहीं हो पा रही है, तो कीप टॉकिंग टू पीपल एंड कीप टेकिंग इनिशिएटिव्स फ्रॉम योर साइड. एंड ऐसा मत सोचो कि सीनियर मैसेज करेगा तो ही मैं मैसेज करूँ. जस्ट रीच आउट टू पीपल एंड देन यू विल गेट हेल्प. डेफिनेटली भैया, डेफिनेटली. मतलब कुछ कुछ मूवमेंट्स होते थे शायद क्लास से बाहर निकले कि सीनियर से मीटअप कर ले, कुछ बात हुआ तो यू विल गेट टू नो समथिंग. मतलब मेरे साथ तो हुआ था कुछ कुछ बात. और या फिर कहीं छोटू में गए तो वहां पे मिल गया कोई सीनियर, तो उनसे बात हो गया, यू विल गेट टू नो समथिंग. तो ऐसा छोटे छोटे से पता चलता है. अभी कुछ दिनों पहले एक मतलब मीम जैसा शेयर भी हुआ था कि मतलब लॉन्ग टॉक विद द टीचर एंड अ ब्रीफ फ्यू मोमेंट्स विद द सीनियर, मतलब latter is more precious and priceless. Definitely, मतलब I would say the same. तो दिव्यांशु भैया प्लीज, मतलब बच्चों के लिए, मेरे लिए सजेशन, एडवाइस, टिप इन दिस पैंडेमिक. Again, similar answer कि seniors are there to help you. They actually want to help you. अगर तुम खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो, तुम किसी सीनियर को पिंग कर रहे हो, तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी सीनियर ऐसा नहीं होगा जो तुमको मना कर देगा या रिप्लाई नहीं करेगा. ऐसा नहीं होता. तो try to take the initiative, try to connect with the seniors and और ये भी है कि उनसे पूछो कि जो भी तुमको डाउट लग रहा है, पूछो उनसे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यार कॉल कर लो, समझा देंगे अच्छे से कि हाँ ऐसा करो. तो डोंट बी शाई कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ इसे, तो मैं कैसे कर लूँ. तो वैसा कुछ भी नहीं होता है. सीनियर्स आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू. तो यू हैव टू टेक दिस इनिशिएटिव, क्योंकि अभी यू डोंट मीट सीनियर्स, तो ऐसे फिजिकल इंटरेक्शन है नहीं कुछ, तो तुमको खुद से ही कुछ करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा शुरू में. एंड ऑल्सो कि अगर तुम एक बार सीनियर से बात कर चुके हो तो दैट सीनियर इज ऑल्सो कंफर्टेबल विथ यू. तो अगली बार जब तुम बात करने जाओगे तो तुमको ऑकवर्ड नहीं लगेगा. वो सिचुएशन काफी लगेगा कि यू आर फेमिलियर विद दैट गाय. तो अभी तो भैया मतलब कंफर्टेबल भी हो गया हूँ मैं, और पिंग भी आने लगेगा आप लोगों को. तो भैया एक और क्वेश्चन था कि जो गूगल में स्पेसिफिकली जब आप लोगों का कोडिंग राउंड या इंटरव्यू था, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, पूरा प्रोसेस. मतलब बहुत बच्चे जानना चाहेंगे, मतलब हाउ वाज इट एट गूगल के अपेयर करना, हाउ वाज द प्रोसेस, हाउ वाज इट. तो दिव्यांशु भैया प्लीज. तो मेरा ऐसा था कि in February 2020 I got a mail from a recruiter saying कि from a Google recruiter saying कि you should apply for the software engineer role. तो फिर जब अगस्त में
पोस्ट आया वेबसाइट पे, तो मैंने अप्लाई किया करियर्स वेबसाइट पे, एंड देन द रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी एंड सेड कि आई नो दैट यू हैव अप्लाइड, सो आई विल बी शेड्यूलिंग योर ऑन साइट्स। तो अब ऑन साइट्स में होता है तुम्हारा 5 इंटरव्यूज गूगल में, उसमें से 4 होता है कोडिंग राउंड एंड 1 होता है एचआर राउंड। तो इस बार कैसा हुआ कि इस बार सारा इंटरव्यूज वर्चुअल था, तो लोगों का ऐसा हुआ कि शुरू में 3 राउंड्स हुआ सबका, एंड 3 राउंड्स के फीडबैक के ऊपर डिसाइड होता है कि तुम्हारा आगे का 2 राउंड्स होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट 3 राउंड्स आर ऑलवेज कोडिंग राउंड, तुम जैसा परफॉर्म कर रहे हो कोडिंग राउंड में, तीनों का कंबाइंड फीडबैक देखा जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट फीडबैक तुमको पता चलेगा कि आगे होने वाला है या फिर नहीं। एंड देन जो नेक्स्ट का 2 राउंड होगा, वहाँ पे एक होता है कोडिंग राउंड एंड एक होता है एचआर राउंड। So HR round is just a normal HR round which you would expect for a fresher, and coding rounds में usually easy topics पूछते हैं, DFS, BFS, shortest paths, DP, but उनके questions काफी ऐसे होते हैं कि तुम सोच नहीं पाओगे कि हाँ ये DFS का question है। तो to get that understanding you have to practice a lot more questions on DFS, BFS, ये सब topics पे जितने questions हो रहे हैं कर लो, and then in the interviews questions काफी अच्छे होते हैं, interviews काफी helpful होते हैं, and whenever you are stuck they try to help you। तो ऐसा बहुत लोड नहीं है इंटरव्यूज में, ट्राई टू गिव योर बेस्ट, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना। सो ऐसा कुछ ज्यादा लोड मत लो, बट ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन द इंटरव्यूज। एंड फिर एंड और एक बात है कि स्पेसिफिकली गूगल के लिए कि उनका शेड्यूल बहुत लंबा होता है, कि बाकी कंपनीज के तुम देखोगे तो इंटरव्यू प्रोसेस हो सकता है कि 1 वीक का हो या फिर 2 वीक्स का हो, गूगल का हो सकता है कि ओवर सेवरल मंथ्स हो, 2-3 महीने का भी होता है इंटरव्यू प्रोसेस। तो अगर तुम्हारा फर्स्ट 3 राउंड्स हो चुका है, तो हो सकता है कि तुमको 1 महीने बाद कॉन्फर्मेशन आए उन फर्स्ट 3 राउंड्स का। तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, जब तक तुमको फाइनल रिस्पॉन्स ना आए तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अगर तुम्हारा फर्स्ट 3 हो चुका है तो कीप प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट 2। जब और बहुत बड़ा गैप भी हो सकता है दोनों के बीच में, तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि फर्स्ट 2 हुआ, 2 हफ्ते में कुछ रिप्लाई नहीं आया तो यू थॉट कि यार नहीं हुआ तो अब छोड़ देते हैं। तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि बाद में भी आ जाए। तो ये एक काफी यूनिक चीज है जो मैंने ऑब्जर्व किया गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भैया जब रिजल्ट आया मतलब कैसे आया, मतलब विच मोड डिड यू गेट टू नो कि आप हाँ आप यू गॉट ऑफर, और मतलब उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था, फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली का रिएक्शन तो अच्छा ही होता है कि यार मिठाई बंटवा दो, पार्टी करवा दो। तो रिजल्ट आया तो नॉर्मल था, बस एक रिक्रूटर के साथ तुम्हारा टॉक होता है विद योर रिक्रूटर, एंड दे टेल यू दैट यू हैव क्लियर्ड द इंटरव्यूज एंड दे आर ऑफरिंग यू द जॉब, एंड देन कुछ दिन बाद तुम्हारे ऑफर लेटर्स आ जाएंगे, देन यू विल हैव टू साइन। तो काफी नॉर्मल प्रोसेस है वो, बट खुशी तो होता है, तुम्हें भी होगा और तुमसे ज्यादा तुम्हारे फैमिली को होगा या तुम्हारे आसपास के लोगों को, तुम्हारे दोस्तों को होगा, तो खुशी ज्यादा होता है। नाइस भैया। तो सेम क्वेश्चन भैया, आपका एक्सपीरियंस गूगल के कोडिंग राउंड्स और इंटरव्यू में क्या था, प्लीज शेयर कीजिए। मेरा भी सिमिलर ही था। मेरा आई थिंक मेरा एसपीएस के थ्रू हुआ था। एसपीएस गूगल का एक प्रोग्राम था, अगेन इट वाज इनविटेशनल बेस्ड। सो अराउंड May June 2020 I got a mail कि Google is like organizing this particular program SPS and उसमें participate करना है तो कर सकते हो। Then I decided to participate in that, and उसके बाद again interview process वगैरह start हुआ, coding round, interview process, same type interviews, हर interview 45 minutes का होता है, and strictly 45 minutes, like you can't go over that 45 minutes line, and उसमें they'll ask you either 2 medium questions or 1 hard question with a follow-up. So बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे स्ट्रक्चर्ड रहेंगे कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसमें वेरिएशंस लेते आएंगे जिससे कि क्वेश्चन और डिफिकल्ट होता है। तो वैसे ही क्वेश्चंस आए थे, सारे राउंड्स हुए, फिर मेरा एचआर राउंड हुआ जो कि 30 मिनट्स का था, एंड देन मुझे कुछ नहीं करना था, इट वाज जस्ट द रिक्रूटर इन्फॉर्मिंग मी कि अब इस स्टेज पे प्रोसेस है, अब इस स्टेज पे, एंड इट टुक लाइक अ लॉट ऑफ टाइम, 6-7 months or something before I got to that offer मिला। ओके भैया, तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो किस मोड पे आया था, और मतलब उसके बाद मूवमेंट कैसा था, आपकी खुशी, फैमिली का रिस्पॉन्स? अच्छा था, लाइक बहुत स्ट्रेंज हुआ था मेरे साथ। मेरे को, मैं लैपटॉप पे रैंडमली शाम में आके
रैंडमली खोला था मैंने लैपटॉप एंड मेल चेक किया था रैंडमली एंड लाइक 1 मिनट अगो मेल आया कि 1 मिनट बाद मीटिंग है विद द रिक्रूटर एंड आई वाज लाइक क्या हो गया ये, रिक्रूटर के साथ मीटिंग, लाइक काफी सडन नोटिस पे था वो। तो लकीली मैंने मेल चेक कर लिया था तो मैंने वो मीटिंग कर ली, अदरवाइज बात नहीं होती। बट मीटिंग में गया तो शी टोल्ड मी कि वी आर हैप्पी विद एक्सटेंडिंग यू एन ऑफर एंड हम तुम्हें ये लाइक ऑफर एक्सटेंड करना चाहते हैं, सो इफ यू वांट तो हम तुम्हें ऑफर लेटर वगैरह भेज देंगे। सो आई वाज लाइक या डेफिनेटली एंड देन शी सेड समथिंग व्हिच आई डोंट रिमेंबर बिकॉज मैं अपने जोन में चला गया था एंड या आई वाज वेरी हैप्पी, people around me were happy as well. It was a great experience. Good to know, मतलब it's definitely a big feat। और मतलब lot of students फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो यही फीट लेके आते हैं दिमाग में, क्या आई वांट टू गेट प्लेस्ड एट गूगल, फेसबुक, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट। तो दे विल बी वेरी ग्लैड टू नो ऑल ऑफ दिस। आप लोगों ने जो शेयर किया उन लोगों को जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू भैया फॉर ऑल योर व्यूज। मतलब अब जो बच्चे आए हैं उनको ये कंप्लेन एटलीस्ट नहीं होगा कि वी डिड नॉट गेट टू नो या हमको सीनियर इंटरेक्शन नहीं मिला। एटलीस्ट दे हैव गॉट देयर क्वेश्चंस आंसर्ड और दिस वाज द मोस्ट वी कुड डू फ्रॉम आवर पार्ट। हम लोग जब बात कर रहे थे हम लोग को भी था कि यार इतने सारे बच्चे लोग आए, दे हैव गॉट नो सीनियर इंटरेक्शन और जो भी है तो दैट इज नॉट इनफ। तो नाउ दैट विल नॉट बी एन इशू आई गेस, बिकॉज दे आर गेटिंग टू नो फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मेरे पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल। सो थैंक यू भैया फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस and bearing with us for this longer time, and that's all. And thank you for having us. Yeah, thanks for having us. Thank you.